का लेवल 0 पर अटका हुआ था। इसका नाम था इत्सुकी। अवेकनिंग के दिन सबको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज मिली थी, लेकिन जब उसकी बारी आई तो स्टूडेंट्स हंसने लगे। क्रिस्टल दिखाया गया और कुछ भी नहीं हुआ। सबको लगा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन असल में सच कुछ और ही था। इत्सुकी ने एक मॉन्स्टरस एबिलिटी अवेकन की थी। भले ही वो लेवल 0 पर स्टक था, लेकिन वो अपने एनिमी की एबिलिटीज एनालाइज कर सकता था और अपने स्टैट्स को इन्फिनिटली इंक्रीज कर सकता था। इसी वजह से धीरे धीरे इत्सुकी एकेडमी का जीनियस बन गया और आखिरकार सभी नोबल्स को घुटनों पर लाने वाला इंसान भी। फिर अचानक पूरी दुनिया के आसमान में रिफ्ट्स अपीयर होने लगे, जिन्हें अबिसिस कहा गया। कुछ ही देर बाद एक एनर्जी बैरियर बना, जिसने शहर के लोगों को अंदर ही ट्रैप कर दिया। इन पोर्टल्स से मॉन्स्टर्स निकलने लगे, जिन्हें डीमंस कहा जाता था, और इन सब का लीडर था लिंगा, डीमन ऑफ रूइन। उस पल से इंसानियत के खिलाफ एक डरावना और बिल्कुल रहम ना करने वाला स्लॉटर शुरू हो गया। एक बेचैन बाप अपने बेटे को बचाने के लिए मॉन्स्टर के सामने कूद पड़ता है और जोर से चिल्लाता है कि वो भाग जाए। सीन पूरी तरह केओस में बदल चुका था। सिविलियन सड़कों पर भाग रहे थे, हर कोई उन डरावने क्रीचर्स से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी एक मॉन्स्टर, जिसके बॉडी पर ब्लू फ्लेम्स जल रही थी, तबाही के बीच एक खौफनाक रोर निकालता है। फिर वो क्रीचर एक एनर्जी अटैक प्रिपेयर करता है और उसका टारगेट होती है सड़क के बीच खड़ी एक बेचारी लड़की। लेकिन बिल्कुल लास्ट सेकंड पर कोई आकर यंग इत्सुकी को बचा लेता है और उससे वहां से भागने की भीख मांगता है। उसके नाम की वो चीख आज भी इत्सुकी के दिमाग में गूंजती है और उस दिन का दर्द वापस जिंदा हो जाता है। प्रेजेंट में वापस आते ही उसका एक फ्रेंड उसे हल्का सा नच करता है और पूछता है कि वो इतना लॉस्ट क्यों लग रहा है। वो उससे सस्पिशियस नजर से देखती है, जानना चाहती है कि क्या वो सच में ठीक है। तभी उसकी नजर इत्सुकी के फेस पर पड़ती है और वो देख लेती है कि उसकी आंख से एक आंसू निकल रहा है। वो हैरान होकर पूछती है कि वो रो क्यों रहा है। इसी वक्त दो लड़के पास आते हैं और उसके कपड़ों का मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ एक्सप्लेन किया जाता है कि इन अटैक्स के बाद कुछ ह्यूमंस ने पावर्स डेवलप करनी शुरू कर दी थी, जिन्हें अवेकेंड कहा जाता था। उसका क्लासमेट बताता है कि वहां जो आदमी खड़ा है वो इजुमी हेंटो है, जो कॉन्टिनेंट का एक फेमस जनरल है। इत्सुकी सोच में खो जाता है जब वो लड़का बताता है कि वो हिस्ट्री का पहला अवेकेंड था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उससे सब लोग लाइट ऑफ होप भी कहते हैं, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। एक रीसेंट स्टडी में पता चला है कि नॉर्मल लोग भी अवेकन हो सकते हैं, बस उन्हें एक स्पेशल टाइप के मोनोलिथ को टच करना होता है। स्टेज पर खड़ा आदमी अनाउंस करता है कि आज सबको ये चांस दिया जाएगा, और तभी जमीन से एक जायंट मोनोलिथ बाहर निकलता है, जो पावरफुल एनर्जी से ग्लो कर रहा होता है। सारे स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में पागल हो जाते हैं, हर कोई चिल्लाने लगता है और पावर्स पाने के चांस को सेलिब्रेट करता है। इत्सुकी का फ्रेंड उसकी तरफ मुड़कर बहुत एक्साइटेड टोन में कहता है, मोमेंट आ गया। वो तुरंत लाइन की तरफ भाग जाता है। उसकी फीमेल फ्रेंड इत्सुकी से कहती है कि वो अपनी बारी का वेट करे, लेकिन अंदर ही अंदर इत्सुकी को एक डार्क ऑरा कंज्यूम कर रहा होता है, जो उसकी डरावनी डिटर्मिनेशन को रिवील करता है। उसके फेस पर एक विकेट स्माइल आती है और वो सोचता है कि जिस दिन का वो इंतजार कर रहा था वो फाइनली आ गया है। सेरेमनी शुरू होती है, लेकिन पहला स्टूडेंट जो मोनोलिथ को टच करता है वो अवेकन नहीं हो पाता। ये देखकर दूसरे स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल का बेस्ट एथलीट भी फेल हो गया। सिक्योरिटी गार्ड इंपेशेंट होकर नेक्स्ट पर्सन को बुलाता है। क्राउड में टेंशन बढ़ने लगती है। सबको लगने लगता है कि शायद उनके स्कूल से कोई भी अवेकन नहीं होगा। फिर गार्ड अगला नाम बुलाता है, बुली ओइशी हिकारो। स्टूडेंट्स टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अगर उस जैसे इंसान को पावर्स मिल गई तो ये नाइटमेयर बन जाएगा। लेकिन तभी मोनोलिथ ग्लो करता है और ब्लू लाइटनिंग उस बुली के बॉडी को सराउंड कर लेती है। एक स्टेटस स्क्रीन अपीयर होती है जो रिवील करती है कि वो एक बहुत पावरफुल थंडर एलिमेंटल है। आर्मर पहनी वुमेन अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करती है कि उन्हें फाइनली एक प्रॉमिसिंग अवेकेंड मिल गया है। नया अवेकेंड एरोगेंट स्मग के साथ बोस्ट करता है कि वो यहाँ का पहला अवेकेंड है। लेकिन तभी अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट वहां से गुजरता है और बिना उसकी तरफ देखे उससे टकरा जाता है। बुली गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि क्या इत्सुकी मरना चाहता है जो उससे टच कर रहा है। क्राउड में लोग धीरे से बोलने लगते हैं कि अब इत्सुकी का काम खत्म, उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे लोग फील करते हैं कि हमारे हीरो से एक इनक्रेडिबली इंटेंस इमोशन निकल रहा है। इत्सुकी स्टोन को टच करता है और सोचता है कि उसकी डिटर्मिनेशन का सोर्स मॉन्स्टर्स के लिए उसका हेट्रेड है। उस मोमेंट पर मास्क मैन की आंखें फैल जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी पावर फील करता है जो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इत्सुकी के पीछे एक जायंट स्पिरिचुअल इमेज मैनिफेस्ट होती है। मोनोलिथ पूरी फोर्स से रिएक्ट करता है और इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। फिर ये एनर्जी सीधा आसमान की तरफ ब्लास्ट होती है और स्कूल के ऊपर एक मैसिव लोटस फ्लावर क्रिएट हो जाता है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी फ्लावर दूसरे से 100 टाइम्स बड़ा था। उसके फ्रेंड्स खुशी से चिल्लाते हैं कि इत्सुकी फाइनली अवेकन हो गया है। ऊपर से ऑब्जर्व करने वाले लोग स्टन रह जाते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रॉयर का साइन है। बुली के फेस पर प्योर हेट्रेड आ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई उससे इस तरह सरपास कर सकता है। सीन चेंज होता है और इत्सुकी खुद को उस फ्लावर के अंदर पाता है। वो सोचता है कि क्या वो सच में अवेकन हो गया है। तभी एक स्टेटस स्क्रीन अपीयर होती है जो उसकी क्लास डिस्ट्रॉयर और गिफ्ट निर्वाणा दिखाती है। लेकिन वो पैनिक कर जाता है जब वो देखता है कि उसके सारे एट्रीब्यूट जीरो हैं।
तभी उसकी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट होती है और उसके सारे स्टैट्स एक साथ 200 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। इत्सुकी मुस्कुराता है और समझ जाता है कि अब वो इतना स्ट्रांग बन सकता है कि उन बीस्ट्स को कंप्लीटली एनहिलेट कर सके। बाहर लाइट इतनी इंटेंस हो जाती है कि सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं और उस रोशनी के बीच हमारे प्रोटैगनिस्ट का सिलुएट धीरे धीरे सामने आने लगता है। ओइशी गुस्से में चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है। आर्मर वाली वुमेन उसके स्टैट्स देखकर शॉक हो जाती है। वो कहती है कि ये रुकी नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। रिवील होता है कि उसके सारे एट्रीब्यूट्स 200 हैं और अब वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है। क्राउड एक्साइटमेंट में पागल हो जाता है। सब सेलिब्रेट करते हैं कि उनके स्कूल को एक लेजेंडरी अवेकन मिल गया है। गुस्से में ओइशी चिल्लाता है कि प्रोटैगनिस्ट ने वो अपलॉज चुरा लिया जो उसके लिए था। गुस्से में वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है और क्लासमेट्स पर अटैक करने की तैयारी करता है। वो अपनी न्यू स्किल सिल्वर सर्पेंट यूज करने का डिसाइड करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का सिस्टम तुरंत अटैक डिटेक्ट कर लेता है और एनालाइज करना शुरू कर देता है। एनालिसिस के दौरान इत्सुकी उससे बिल्कुल काम और सीरियस नजर से घूरता है। बुली एक पावरफुल लाइटनिंग विप अनलीश करता है जो जमीन को तोड़ देता है, लेकिन एक ब्लिंक में इत्सुकी गायब हो जाता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो गया कहाँ। अगले ही सेकंड वो बुली के बिल्कुल पीछे अपीयर होता है। बुली अपनी प्रेजेंस फील करके डर से जम जाता है। डार्क वॉइस में इत्सुकी कहता है, अगर ओइशी मॉन्स्टर होता तो अब तक मर चुका होता। बुली जमीन पर गिर जाता है और डर से कांपने लगता है। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। स्किल एनालिसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है और इत्सुकी के बॉडी के अराउंड एक न्यू ऑरा आ जाता है। एनालिसिस 100% होते ही वो थंडर वेव स्किल अक्वायर कर लेता है। लाइट फिर से शाइन करती है, इतनी तेज कि क्लासमेट सनग्लासेस तक पहन लेता है। इत्सुकी रियलाइज करता है कि जब भी वो कोई स्किल एनालाइज करता है वो स्पेस में पुल हो जाता है। स्क्रीन न्यू स्किल के डिटेल्स दिखाती है जो अटैक्स अब्सॉर्ब कर सकती है और उसकी एजिलिटी इंक्रीज करती है। रियलिटी में वापस आते ही ब्लू लाइटनिंग की वेव उसके बॉडी को सराउंड कर लेती है। बुली गुस्से में पागल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इत्सुकी ने इतनी जल्दी स्किल कैसे सीख ली। सबके सरप्राइज के लिए उसके स्टैट्स फिर से इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन तभी आसमान अचानक अंधेरा हो जाता है और बिना किसी वार्निंग के हैवी रेन शुरू हो जाती है। अगले ही पल आसमान में एक जाइंट डार्क मोनोलिथ अपीयर होता है जो सीधा स्कूल की तरफ गिर रहा होता है। वुमेन सबको इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देती है। उसे समझ आ जाता है कि यह अटैक स्पेसिफिकली उन पर टारगेट किया गया है। डर के साथ वो कहती है कि उनकी टीम फाइटिंग में स्पेशलाइज नहीं है, लेकिन मास्क्ड मैन उस लड़के की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि उसमें उन सबसे ज्यादा करेज है। जब सब लोग भाग रहे होते हैं, इत्सुकी वहीं खड़ा रहता है। वुमेन चिल्लाकर पूछती है कि वो भाग क्यों नहीं रहा। मोनोलिथ वायलेंट इंपैक्ट के साथ लैंड करता है और एक सिनिस्टर एनर्जी रिलीज करता है। इत्सुकी अपने फ्रेंड्स को वार्न करता है कि एक मॉन्स्टर आ रहा है और वो उन सबको खत्म कर देगा। उसके फ्रेंड्स डेस्परेट होकर उससे भागने को कहते हैं क्योंकि वो अभी अभी अवेकन हुआ है और उस मॉन्स्टर का मैच नहीं है। इत्सुकी अपनी फ्रेंड की तरफ मुड़कर सीरियस नजर से कहता है कि उस पर ट्रस्ट करे। वो मान जाती है, लेकिन कहती है कि अगर वो इस फाइट में मर गया तो उसे ब्लेम मत करना। इत्सुकी विकेट स्माइल के साथ सोचता है कि अवेकन बनने के बाद उसका पहला एनिमी फाइनली आ गया है और उसे ये भी लकी लगता है क्योंकि ये वही टाइप का मॉन्स्टर है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था। पोर्टल से एक स्केलेटन सोल्जर बाहर आता है और सिस्टम उसके बैटल स्टैट्स डिस्प्ले करता है। डिटरमिन्ड लुक के साथ इत्सुकी डिसाइड करता है कि वो अपनी न्यू स्किल टेस्ट करेगा। वो पूरी स्पीड से मॉन्स्टर पर चार्ज करता है और अपनी सारी एनर्जी अनलीश कर देता है। वो थंडर की एक पावरफुल वेव रिलीज करता है और चिल्लाता है कि वो अब किसी को और मरने नहीं देगा। अटैक सीधा स्केलेटन सोल्जर को हिट करता है और इम्पैक्ट इतना डिवास्टेटिंग होता है कि क्रीचर उड़कर स्कूल बिल्डिंग से टकराकर एक्सप्लोड हो जाता है। ऑनलुकर शॉक में कहते हैं कि न्यूली अवेकन रुकी के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मास्क्ड मैन कामली एक्सप्लेन करता है कि ये लड़का पावर के बिल्कुल अलग लेवल पर है। लेकिन अचानक स्केलेटन वापस खड़ा हो जाता है और ब्लू फायर स्किल बोन फायर यूज करता है। सीन देखकर उसके फ्रेंड्स डर के मारे उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। दूसरी तरफ बुली एक ईविल स्माइल देता है। उसे उम्मीद होती है कि इत्सुकी बुरी तरह फेल हो। इत्सुकी का सिस्टम नई स्किल एनालाइज करना शुरू करता है और जब वो हिट होता है तो एनालिसिस और फास्ट हो जाता है। आर्मर वाली वुमेन टेंशन में आ जाती है क्योंकि लेवल 10 अवेकेंड भी इस अटैक को सर्वाइव नहीं कर सकता। इत्सुकी का बॉडी जलने लगता है और उस पल वो समझ जाता है कि उसकी माँ ने उस दिन कितना दर्द महसूस किया होगा। एक टेरेबल मेमोरी उसके सामने आती है जिसमें उसकी माँ भी इसी ब्लू फ्लेम्स में जल रही होती है। दूर खड़ा जनरल सब देख रहा होता है। वो सोचता है कि क्या इत्सुकी ऑलरेडी अपनी फुल पावर यूज कर रहा है। आग में जलते हुए भी इत्सुकी चिल्लाता है कि जैसे ही एनालिसिस कंप्लीट होगा मॉन्स्टर खत्म हो जाएगा। एक क्लासमेट डिस्पेयर में आ जाता है लेकिन फिर एक्साइटेड हो जाता है जब ब्लू लोटस दोबारा अपीयर होता है। एनालिसिस फिनिश होता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने ब्लैक आइस वॉल स्किल अक्वायर कर ली है। ये नई एबिलिटी उसके सारे स्टैट्स बूस्ट करती है और उसकी इंजरीज कंप्लीटली हील कर देती है। इत्सुकी सोचता है कि अब उसकी अटैक पावर बढ़ चुकी है और अब वो मॉन्स्टर की डिफेंस तोड़ सकता है। रियलिटी में ब्लू लोटस फ्लावर खुल जाता है और पूरा बैटलफील्ड लाइट से भर जाता है। उसके अंदर से प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल बिना स्क्रैच के वापस निकलता है, फुल्ली रिकवर्ड। उसके फ्रेंड्स रिलीफ में सेलिब्रेट करते हैं जब वो देखते हैं कि वो जिंदा है। ऑब्जर्वर शॉक में रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इत्सुकी के पास हीलिंग और लाइटनिंग दोनों पावर्स कैसे हो सकती हैं। इत्सुकी अपने परफेक्ट हाथ को देखता है और सोचता है कि उसकी रिजेनरेशन की लिमिट क्या है। तभी स्केलेटन सोल्जर गुस्से में रोर करता है और फिर से ब्लू फ्लेम से अटैक करता है।
लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपनी न्यू स्किल एक्टिवेट करता है और अपने आर्म पर ब्लैक आइस शील्ड क्रिएट कर लेता है। वो बिल्कुल बिना डरे वहीं खड़ा रहता है जब इन्फर्नल फायर उसकी तरफ रश करती है। आइस वॉल अटैक को कंप्लीटली नलिफाई कर देती है और एक पावरफुल क्लैश क्रिएट होता है। एनर्जी ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि मॉन्स्टर वायलेंटली पीछे उछल जाता है। मौका देखते इत्सुकी लाइटनिंग व्हिप से अटैक करता है और मॉन्स्टर को जमीन पर पटक देता है। लेकिन क्रीचर फिर से खड़ा हो जाता है और अब उसके हाथ में आइस और थंडर से बनी एक जायंट स्वॉर्ड होती है। एक स्विफ्ट मूव में इत्सुकी मॉन्स्टर के पीछे अपीयर होता है और एक ही स्ट्राइक में उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। स्टूडेंट्स बिल्कुल स्पीचलेस रह जाते हैं। वो कहते हैं उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो टेलीपोर्टेशन जैसा लग रहा था। ऑब्जर्वर भी उसकी इमेंस पावर देखकर शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या वो सच में एक रुकी है। यहाँ एक्सप्लेन होता है कि वो किसी भी शेप के वेपन्स क्रिएट कर सकता है जो उसे ऑफेंस और डिफेंस दोनों में परफेक्ट बना देता है। बैटल खत्म हो जाती है और उसके फ्रेंड्स फाइनली उसकी तरफ भागते हुए आते हैं, उसका नाम चिल्लाते हुए। उसकी फ्रेंड उसे हग कर लेती है, बहुत ज्यादा रिलीव्ड होती है, लेकिन इत्सुकी सिर्फ ये पूछता है कि साया कहाँ है। वो बताता है कि वो अभी 1 सेकंड पहले यहीं थी और लग रहा था जैसे वो रोने वाली हो। इत्सुकी क्राउड स्कैन करता है लेकिन उसे वो नहीं मिलती और वो सोचता है शायद वो उससे नाराज हो गई। इम्प्रेस्ड होकर वुमेन कहती है कि उसने ऐसा मॉन्स्टर हरा दिया जिसे एक लेवल 10 अवेकन भी मुश्किल से हरा पाता। उसका फ्रेंड उससे काम करने की कोशिश करता है और कहता है शायद वो नर्स ऑफिस चली गई होगी क्योंकि वो उसके लिए वरिड थी। तभी एक आवाज उसे बुलाती है और पूछती है क्या वो इत्सुकी तेन्मा है, जो उसके फ्रेंड को सरप्राइज कर देता है। मास्क्ड मैन लड़के के पास आता है और एक इम्पोजिंग प्रेजेंस के साथ उसे घूरता है। बाकी स्टूडेंट्स धीरे से विस्पर करने लगते हैं और सोचते हैं क्या इजुमी उसे अपना डिसाइपल बनाने वाला है। उसकी फ्रेंड कहती है कि वो साया को ढूंढने जा रहा है और गुड बाय करके चला जाता है। फिर मास्क्ड मैन उसकी तरफ मुड़कर कहता है कि वो एक बहुत स्पेशल लड़का है। इत्सुकी कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि उसका मतलब क्या है। इजुमी रिवील करता है कि उस लड़के का दिल पूरी तरह रेज और हेट्रेड से भरा हुआ है। ये कहकर वो पूछता है कि इतनी ज्यादा नफरत का असली रीजन क्या है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि 10 साल पहले उसके पेरेंट्स उससे बचाते हुए मर गए थे। हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहां बचपन का इत्सुकी देखता है कि एक मॉन्स्टर अटैक सीधा उसकी तरफ आ रहा है। वो कहता है कि वो मरने वाला था लेकिन एक अवेकन ने उसे उसकी माँ के सामने बचा लिया। लेकिन उसे मजबूरन देखना पड़ा कि उसकी माँ को मार दिया गया जब वो जिंदा जलते हुए उससे अलविदा कह रही थी। छोटा इत्सुकी पैनिक में चीखने लगता है और उस हॉरिबल सीन को हेल्पलेस होकर देखता है। उसे उनकी मौत के लिए खुद पर गिल्ट महसूस होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीख कर कह रहा था कि ये गलत है। वो सारी बुराई का सोर्स वो डीमन था जो अटैक लीड कर रहा था, वही सबका असली जिम्मेदार था। उस मोमेंट पर गुस्से से भरा हुआ यंग इत्सुकी खुद से एक प्रॉमिस करता है। उसके गाल पर एक आंसू बह रहा होता है। वो कसम खाता है कि वो स्पीशीज के हर एक मॉन्स्टर को खत्म करेगा। इज़मी उससे सवाल करता है और पूछता है कि इतनी नफरत से भरे दिल के बावजूद वो अभी भी कैसे रो सकता है। इत्सुकी बताता है कि उसकी राइट आई अपने आप रोती है ताकि वो अपनी नफरत कभी ना भूल सके। ये सुनकर इज़मी उसे अपना डिसाइपल बनने और सेवियर्स अलायंस ज्वाइन करने का इन्विटेशन देता है। वो बताता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉन्स्टर्स के खिलाफ स्ट्रेटेजिकली फाइट करने के लिए बनाई गई है। इसके मेंबर्स, जिन्हें सेवियर्स कहा जाता है, उन्हें ट्रेनिंग, पावरफुल वेपन्स और एक ग्रेट सैलरी मिलती है। लेकिन इज़मी वॉर्न करता है कि ये ट्रीटमेंट फ्री नहीं है क्योंकि उन्हें अपनी जान रिस्क में डालनी पड़ती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है उसे पैसे की परवाह नहीं है क्योंकि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्रंट लाइंस पर लड़ना है, और वो डिक्लेयर करता है कि वो भी सेवियर बनना चाहता है। जनरल लड़के की हिम्मत देखकर सरप्राइज हो जाता है, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस में पोटेंशियल देख लेता है। वो कंक्लूड करता है कि इत्सुकी जैसा इंसान ह्यूमैनिटी के लिए एक नया राइजिंग सन बन सकता है। होपफुल नजर से इजुमी कहता है कि जिस राइजिंग सन का वो इंतजार कर रहा था वो फाइनली आ गया है। सीन चेंज होता है और वो एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग पर पहुंचते हैं जहां इत्सुकी पूछता है ये क्या है। इजुमी एक्सप्लेन करता है कि मॉन्यूमेंट्स असल में पोर्टल्स होते हैं और अगर उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए तो और मॉन्स्टर्स अपीयर होते रहेंगे। जनरल बताता है कि ये बिल्डिंग उन मॉन्यूमेंट्स को आइसोलेट करती है जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, और ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह सर्व करती है। इत्सुकी समझ जाता है कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड है और इज़ुमी वॉर्न करता है कि ये स्टेजेस बहुत डेंजरस होते हैं। फिर वो वॉर्न करता है कि ये पर्टिकुलर स्टेज सबसे डेडली है, जिसे रुकी ग्रेवयार्ड कहा जाता है। फिर वो रिवील करता है कि काजुनारी ने रुकी होने के बावजूद ये स्टेज 3 मिनट्स और 14 सेकंड्स में क्लियर किया था। इसके बाद जनरल उसे चैलेंज देता है और कहता है अगर वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है तो उसे ये स्टेज 3 मिनट्स में क्लियर करना होगा। इज़ुमी प्रॉमिस करता है कि अगर वो इतने टाइम में स्टेज क्लियर कर लेता है तो वो उसे अपना डिसाइपल बना लेगा। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं, लोग शॉक हो जाते हैं फेमस इज़ुमी को एक रुकी के साथ देखकर। हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत रियलाइज करता है कि ये आदमी उसकी सोच से कहीं ज्यादा फेमस है। वो एक पैनल पर देखता है कि अंदर की मॉन्स्टर्स लेवल 10 के हैं जो स्केलेटन से काफी ज्यादा स्ट्रांग है।
अवेकन लोग विस्पर करते हैं कि वो अंदर नहीं जाएगा और सोचते हैं बस शो ऑफ करने आया है। बिल्कुल अनफेज्ड होकर वो काउंटर पर जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो स्टेज में एंटर करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट वमन पूछती है कितने लोग जा रहे हैं, लेकिन वो बताता है कि वो ये चैलेंज अकेले करेगा। लॉबी में सब लोग चुप हो जाते हैं और लड़के की अब्सर्ड कॉन्फिडेंस देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। फ्यूरियस होकर रिसेप्शनिस्ट उस पर चिल्लाती है और कहती है मजाक बंद करो क्योंकि ये जगह इसके लिए नहीं है। क्राउड हंसने लगता है और कहता है हर बार कोई ना कोई गलत आइडिया ले लेता है और डांट खा लेता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उसने गलत समझा है क्योंकि उसका सिर्फ एक इंटरेस्ट है और वो स्टेज चैलेंज करना है। थक कर वुमन कहती है हार्ड टू गेट मत बनो और उसे अपना नंबर ऑफर करती है ताकि वो यहाँ से चला जाए। डार्क लुक के साथ वो फिर रिपीट करता है कि उसे उसके नंबर की परवाह नहीं है और बस वो चाहता है कि उसे अंदर जाने दिया जाए। डर कर वुमन डिवाइस उसके हवाले कर देती है और वार्न करती है कि अगर वो मर गया तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। क्राउड उसका मजाक उड़ाता है और कहता है लेवल 0 रुकी का लेवल 10 स्टेट चैलेंज सुसाइड है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि स्पेशल गिफ्ट होने के बावजूद उसका लेवल इसके लिए बहुत लो है। वो डोर के पास जाता है और अपना रिस्टबैंड स्कैन करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके साथ उसका एंट्री अप्रूव हो जाता है और जाइगेंटिक डोर धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर जाते ही वो खुद को प्रिपेयर करता है और कहता है प्रॉमिस है 3 मिनट्स में फिनिश करना है। टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उसके ग्रेट चैलेंज का ऑफिशियल बिगिनिंग मार्क हो जाता है। पावर के ऑरा के साथ वो फुल स्पीड में दौड़ पड़ता है और 1 सेकंड वेस्ट नहीं करता। वो एक मॉन्यूमेंट स्पॉट करता है और रियलाइज करता है कि आर्टिफिशियल स्पेस बहुत ह्यूज है और चैलेंजिंग है। तभी वो एनिमी प्रेजेंस फील करता है और अनाउंस करता है कि वो आ रहे हैं। एक ट्री स्पिरिट उस पर अटैक करता है, लेकिन इत्सुकी उसे आइस स्ट्राइक से ग्रीट करता है। फिर वो एक एक्स क्रिएट करता है और एक ही ब्लो में क्रीचर को 2 टुकड़ों में काट देता है। मॉकिंग स्माइल के साथ वो पूछता है कैसा लग रहा है अपने फ्रेंड को 2 टुकड़ों में देखकर। कई और मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं और गुस्से में चीखते हुए हमारे प्रोटैगनिस्ट को सराउंड कर लेते हैं। बाहर वुमेन पूछती है कि उसने उसे इतनी डिफिकल्ट स्टेज पर क्यों भेजा। इजुमी एक्सप्लेन करता है कि तुत्सुमी को सरपास करने के लिए किसी को ह्यूमैनिटी की लिमिट्स के पार जाना होगा। ये सुनकर वुमेन को याद आता है जब उसने तुत्सुमी को इजीली लेवल 97 मॉन्स्टर को मारते देखा था। वो कहती है उसकी आंखें ठंडी और अकेली थीं, जैसे वो इंसान की ना हो। वो कंक्लूड करती है कि उसकी आंखें एक गॉड जैसी थीं, एक डिवाइन प्रेजेंस। इजुमी अग्री करता है कि लड़के में पोटेंशियल है, लेकिन वो अभी भी एक रफ डायमंड है। वो ऐड करता है कि अगर तुत्सुमी एक गॉड है तो इत्सुकी एक डीमन है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। स्टेज के अंदर हमारा हीरो सब मॉन्स्टर्स को डिफीट कर देता है और नोटिस करता है कि उसकी स्किल उन पर एक्टिवेट भी नहीं हुई। लेकिन अचानक उसके पीछे एक जायंट शैडो अपीयर होती है जो एरिया के रियल बॉस को रिवील करती है। बिना सेकंड वेस्ट किए वो आगे चार्ज करता है और क्रीचर पर आइस स्ट्राइक से स्ट्राइक करता है। मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है और वो सोचता है क्या स्टेज में बस इतना ही था, लेकिन उसे लगता है रुकी ग्रेवयार्ड के लिए ये बहुत ईजी था, कुछ तो गलत था। तभी उसका सिस्टम मॉन्स्टर की रीजनरेशन स्किल डिटेक्ट करता है और तुरंत एनालाइज करना शुरू कर देता है। अचानक वो एक अजीब आवाज सुनता है और रियलाइज करता है फाइट अभी खत्म नहीं हुई। क्रीचर कंप्लीटली रीजनरेट हो जाता है और भी बड़ा और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बन जाता है। प्रोटैगनिस्ट शॉक में आ जाता है क्योंकि बीस्ट का आधा सिर काटने के बाद भी हील हो गया। वो समझ जाता है कि ये इजी नहीं होगा क्योंकि मॉन्स्टर के स्टैट्स अब्सर्डली इंक्रीज हो गए हैं। अपनी डिफेंस के लिए वो ब्लैक आइस वॉल एक्टिवेट करता है और क्रीचर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। हीलिंग रोकने के लिए उसे मैसिव डैमेज डील करना पड़ेगा, इसलिए वो फाइनल अटैक प्रिपेयर करता है। 2 ब्लेड्स यूज करके वो स्विफ्ट अटैक में मॉन्स्टर को 10 इंच पीसेस में काट देता है। उसका फाइनल ब्लो मॉन्स्टर को बिल्कुल सर्जिकल प्रिसिशन के साथ एग्जैक्टली 2 टुकड़ों में काट देता है। मॉन्स्टर गुस्से में आंखें खोलता है और उसकी तरफ देखता है, फिर कंप्लीटली टूट कर गिर जाता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो डिक्लेयर करता है कि उसने उसे इतना पतला काटा है कि वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और मॉन्स्टर को एक बार और काट देता है, इस बार वर्टिकली। मॉन्स्टर कई टुकड़ों में एक्सप्लोड हो जाता है और फाइनली हमारे हीरो के हाथों डिफीट हो जाता है। बैटल खत्म होने के बाद वो फील करता है कि वॉल के कंटिन्यूस यूज से उसका माना ड्रेन हो रहा है, लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए मॉन्स्टर फिर से रीजनरेट हो जाता है और इस बार टेंटिकल्स के फॉर्म में। वो अटैक्स डॉज करता है और उसे इंप्रेसिव लगता है कि बीस्ट अभी तक मरा नहीं, लेकिन वो नोटिस करता है कि हर रीजनरेशन के साथ उसकी स्किल का एनालिसिस स्पीड बढ़ रहा है। माना सेव करने के लिए वो वॉल डीएक्टिवेट कर देता है और डिसाइड करता है कि एनालिसिस कंप्लीट होने तक डिस्टेंस मेंटेन करेगा। लेकिन टाइम खत्म हो रहा है और वो जानता है जीतने के लिए उसे और फास्ट होना होगा। फिर वो लाइटनिंग और आइस स्किल्स एक्टिवेट करता है और प्लान बनाता है एक साथ अटैक और डिफेंस करने का। वो समझता है कि अगर टाइम पर स्किल एक्टिवेट नहीं हुई तो माना खत्म होने से वो मर जाएगा, लेकिन वो रिस्क लेता है और सोचता है कि अगर वो मर गया तो वही उसकी पावर की लिमिट थी। रेड ग्लोइंग आइस के साथ वो अपनी सारी स्ट्रेंथ एक लास्ट डेस्परेट अटैक में यूज करता है।
उसका स्ट्राइक क्रीचर को डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन मॉन्स्टर डिफेंड कर लेता है और अपनी रेजिलियंस दिखाता है। इतनी मेहनत के बाद भी वो उसकी डिफेंस ब्रेक नहीं कर पाता और अपनी फेलियर पर अफसोस करता है। टेंटिकल्स उसके बॉडी को पियर्स कर देते हैं और वो रियलाइज करता है कि इसका माना फाइनली खत्म हो चुका है। लेकिन लास्ट सेकंड पर एनालिसिस फिनिश हो जाता है और उसे पता चलता है कि स्किल को माना की जरूरत ही नहीं है। उसके बॉडी से एक ब्लू लोटस इमर्ज होता है और वो लोटस बर्स्ट एबिलिटी एक्वायर कर लेता है। ये नई स्किल यूजर के माना के प्रोपोर्शन में एक्सप्लोसिव एरिया ऑफ इफेक्ट डैमेज क्रिएट करती है। इसके साथ उसके सारे स्टैट्स 20 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और उसके वूंड्स हील हो जाते हैं। क्रीचर उसका सामना करता है, लेकिन वो बस अपनी न्यू पावरफुल एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी फिंगर स्नैप करता है और पूरे फील्ड में डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। फायर और एनर्जी का एक जाइगैंटिक एक्सप्लोजन क्रीचर को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है। स्टेज बॉस कंप्लीटली इंसिनरेट हो जाता है और उसके पास रीजनरेट होने का कोई चांस नहीं बचता। सैटिस्फाइड लुक के साथ वो स्किल की पावर की तारीफ करता है जो उसने अभी सीखी है। वो रियलाइज करता है कि उस स्किल ने उसका माना भी रिस्टोर कर दिया, इवन जब वो 0 तक पहुंच चुका था। रैकेज के बीच एक ब्राइट ग्रीन स्टोन अपीयर होता है जो उसे क्यूरियस करवाता है कि ये क्या है। बाहर रिसेप्शनिस्ट पैनिक करने लगती है क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है और वो बाहर नहीं आया। जनरल की असिस्टेंट डाउट करती है कि वो 3 मिनट्स में कर पाएगा और उसे ये टास्क इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन अचानक स्क्रीन ग्रीन हो जाती है और अनाउंस करती है कि एक नया रिकॉर्ड सेट हो गया है। वुमेन शॉक में पड़ जाती है और सोचती है क्या उसने सच में चैलेंज कंप्लीट कर लिया। पैनल कंफर्म करता है अचीवमेंट को और दिखाता है कि उसने स्टेज सिर्फ 2 मिनट और 56 सेकंड्स में फिनिश किया। डोर खुल जाता है और हमारा हीरो फ्लोर पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। बैटल की वजह से वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड होता है, लेकिन सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, शॉक में कि वो सिर्फ बचा ही नहीं बल्कि ग्रेट त्सुत्सुमी का टाइम भी बीट कर दिया। इत्सुकी खड़ा होता है और उजुमी से पूछता है क्या वो फाइनली अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगा। विक्टोरियस स्माइल और ब्रूज्ड फेस के साथ वो ऑफिशियली उसे सेंसे बुलाता है। इजुमी उसकी तारीफ करता है और असिस्टेंट रियलाइज करती है कि उसने अपने फादर को काफी टाइम बाद इतना खुश देखा है। क्राउड समझ जाता है कि वो सिर्फ इसलिए सक्सीड हुआ क्योंकि वो उसका स्टूडेंट है, लेकिन लोग उसके फ्यूचर पर सवाल उठाते हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट उसके पास आती है, अपॉलॉजी करती है और उसे गिफ्ट देती है। वो गिफ्ट एक्सेप्ट करता है और कहता है कि उसकी कंसर्न सिर्फ ये प्रूफ करती है कि वो एक अच्छी इंसान है। सिर्फ एक सिंपल थैंक यू के साथ वो उसे कंप्लीटली एम्बेरस्ड और ब्लशिंग छोड़ देता है। असिस्टेंट उसे आवाज लगाती है और वॉर्न करती है कि वो लोग जा रहे हैं और वो यहीं छूट जाएगा। असिस्टेंट उसे डांटती है और कहती है सिर्फ उसके फादर का स्टूडेंट बनने से उसका दिमाग बड़ा नहीं होना चाहिए। इजुमी फिर कहता है कि उसकी करंट एबिलिटी के साथ वो एडवांस स्टेज में जा सकता है। जनरल एक्सप्लेन करता है कि मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ सिर्फ लेवल से डिफाइन नहीं होती। वो रिवील करता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पीशीज होती है, क्योंकि जिन मॉन्स्टर्स में इंटेलिजेंस नहीं होती वो ईजी होते हैं, लेकिन कुछ इंटेलिजेंट स्पीशीज होती हैं जो कॉमन बीस्ट से बिल्कुल इनकम्पेरेबल होती हैं और काफी ज्यादा डेंजरस होती हैं। असिस्टेंट ऐड करती है कि सिर्फ ह्यूमंस के पास क्लासेस होती हैं जो उनकी पावर्स डिफाइन करती हैं। वो वॉर्न करती है कि एडवांस स्टेज में ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं और वही उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। सैडिस्टिक लुक के साथ इत्सुकी सोचता है क्या इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स को अटैक होने पर पेन फील होता है। वुमन उसके टेरिफाइंग ऑरा से डर जाती है और समझ नहीं पाती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं और एक ग्रुप एक आदमी के बारे में बात कर रहा होता है जो उस एरिया को कंट्रोल करता है और जो भी अंदर आता है उसे मार देता है। एक लड़का दूसरे को चुप रहने को कहता है और वॉर्न करता है कि अगर उस आदमी ने सुन लिया तो वो उसे भी इरेज कर देगा। फिर हमें राइकी किनोशिता दिखाई देता है जो उस बॉस का बेटा है जो पूरे नॉर्थ 4th डिस्ट्रिक्ट को रन करता है। उसका एक सबऑर्डिनेट पूछता है वो कब जाएगा, लेकिन वो कहता है जब वो डिसाइड करेगा तब। स्नॉबिश स्माइल के साथ वो कहता है लाइन में वेट करना सिर्फ कॉमनर्स का काम होता है। इत्सुकी एक डिटेल छोटा बॉक्स खोलता है जिसमें एक छोटा स्टोन होता है जो ब्राइटली ग्लो करता है। सीन चेंज होता है और वो गार्डन में बात कर रहे होते हैं और लड़का उस मोमेंट को याद करता है। इजुमी हेंटो उससे पूछता है क्या उसने कभी ऐसी कर्मा स्टोन देखी है। प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि उसने देखी है क्योंकि एक सिमिलर स्टोन तब ड्रॉप हुआ था जब उसने एक मॉन्स्टर को डिफीट किया था। फ्लैशबैक में वो एक काफी बड़ा क्रिस्टल पकड़े होता है और उसका ग्रीन कलर नोटिस करता है। ब्लू हेड वुमन शॉक हो जाती है क्योंकि ऐसा स्टोन वहां नहीं होना चाहिए। वो एक्सप्लेन करने का ऑफर करती है और कहती है कि ये बेसिकली एक एक्सपीरियंस स्टोन होता है। एक्सप्लेन किया जाता है कि कर्मा मॉन्स्टर्स से रिलीज होता है और लेवल अप के लिए एब्जॉर्ब किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में कर्मा स्टोन्स इस एनर्जी को स्टोर करते हैं ताकि आइटम की तरह यूज किया जा सके। लेकिन यंग वुमन फिर भी कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि ये स्टोन्स नेचुरली अपीयर नहीं होने चाहिए। इस पर इजुमी हेंटो कहता है शायद ये इत्सुकी के गिफ्ट की वजह से हुआ है। लड़का और वुमन दोनों उसे देखते हैं और समझ नहीं पाते कि उसके गिफ्ट का इससे क्या रिलेशन है। हेलमेट वाला आदमी एक्सप्लेन करता है कि इत्सुकी ने कर्मा एब्जॉर्ब नहीं किया, लेकिन एनर्जी सिंपली डिसअपियर भी नहीं होती। वो मेंशन करता है कि स्कूल वाले बीस्ट का कर्मा सब अवेकेंड लोगों
ने एब्जॉर्ब किया था, लेकिन क्योंकि इत्सुकी एक सील्ड प्लेस में था इसलिए एनर्जी सॉलिडिफाई होकर स्टोन बन गई। यंग वुमन पूछती है वो लेवल अप किए बिना अपने स्टैट्स कैसे बढ़ाता है और इत्सुकी सोच में पड़ जाता है, लेकिन इजुमी हेंटो उसे डांट देता है और वॉर्न करता है कि ये एक सीक्रेट है जो शेयर नहीं किया जाता। वो कहता है इत्सुकी चाहे तो स्टोन सेल कर सकता है या कीप कर सकता है और एज उसका ख्याल रखेगा। जाने से पहले वो 4 रूल सेट करता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसके गिफ्ट को सीक्रेट रखना है। स्मर्क के साथ इत्सुकी अग्री करता है और उसे मास्टर बुलाता है और अलायंस एक्सेप्ट कर लेता है। सीन चेंज होता है और एक ट्रेनिंग फील्ड दिखाई देता है जहां कुछ ठग स्टूडेंट्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं। उनमें से एक कंप्लेन करता है कि आज ये जगह किनोशिता फैमिली ने रिजर्व की है। वो गिल्ड को कॉल करने की धमकी देता है, लेकिन उसके पीछे रेड आइज वाली एक जाइंट शैडो अपीयर हो जाती है। अचानक एक ब्लॉन्ड स्टूडेंट एक स्किल यूज करके नए आदमी पर अटैक करता है। मास्क मैन काजुनारी सिंपली एक हाथ से उस अटैक को एफर्टलेसली रोक लेता है। एक ब्लिंक में वो रिटालिएट करता है और पावरफुल ब्लो से स्टूडेंट को सीधा हिट करता है। ब्लॉन्ड शॉक में चिल्लाता है कि उसका बी रैंक स्किल बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर पाया। काजुनारी कहता है उससे तो ये टिकल भी नहीं हुआ और उसकी आंखें रेड से ग्लो कर रही होती हैं। लड़का डर जाता है और सोचता है ये आदमी सच में एक मॉन्स्टर है। पूरे फ्यूरी के साथ काजुनारी उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे सबक सिखाने के लिए रेडी हो जाता है। बिना हेजिटेट किए वो एक डेवास्टेटिंग ब्लो मारता है और ब्लॉन्ड स्टूडेंट कंप्लीटली नॉकड आउट हो जाता है। बाकी लोग शॉक हो जाते हैं जब रियलाइज करते हैं कि वो ओगाते हैं जो रे के पिलर्स में से एक है। फिर वो लड़के को उठाकर वॉर्न करता है कि जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसके साथ यही होगा। 2 स्टूडेंट्स जमीन पर पड़े रहते हैं और ओगा वॉर्न करता है कि कोई भी की मदद करने की हिम्मत ना करे। सीन देखकर उसके क्रोनीज हंसने लगते हैं और कहते हैं इतना रफ मत हो। डिस्गस्टेड होकर होगा लड़के को जमीन पर फेंकता है और दिखाता है कि वो यहाँ गेम्स खेलने नहीं आया। लेकिन तभी इत्सुकी और उसकी पार्टनर वहां पहुंच जाते हैं और इंजर्ड स्टूडेंट की मदद करते हैं। क्राउड शॉक में आ जाता है और समझ नहीं पाता कि एक लेवल 0 इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। ओगा उसे घूरता है और कहता है अगर सेम हाल नहीं चाहिए तो न्यूबी यहाँ से चला जाए। इत्सुकी रियलाइज करता है कि अंदर जाने के लिए उसे पहले इस ब्रूट को डिफीट करना पड़ेगा, लेकिन वो कहता है जरूरत नहीं क्योंकि उसके मास्टर ने उसे सही के लिए लड़ना सिखाया है। कामली वो इंजर्ड स्टूडेंट को किसी और को देता है और कहता है उसका ख्याल रखो। इत्सुकी के अराउंड एक सिनिस्टर ऑरा एक्सप्लोड होता है और उसका स्टेटस उसकी स्पेशल क्लास रिवील करता है। ओगा प्रेशर फील करता है और समझ नहीं पाता कि एक लेवल 0 उस पर ऐसा इफेक्ट कैसे डाल रहा है। वो फ्यूरियस हो जाता है और रिफ्यूज करता है किसी इतने वीक इंसान से इंटिमिडेट होने से। ओगा हेट्रेड से न्यूबी को घूरता है और यकीन नहीं कर पाता कि उसमें उसे चैलेंज करने की हिम्मत है। आंख के रिफ्लेक्शन में वो इत्सुकी को अपनी तरफ रश करते देखता है। सरप्राइज मूव में लड़का ब्रूट के फेस पर एक सॉलिड पंच लैंड करता है। क्राउड उसकी स्पीड देखकर शॉक में हो जाता है और क्वेश्चन करता है क्या वो सच में लेवल 0 है। लेकिन इत्सुकी का पंच हार्ड मेटल पर लगता है क्योंकि ओगा ने अपनी डिफेंस एक्टिवेट कर ली है। इत्सुकी एक स्टेप बैक लेता है और रियलाइज करता है कि उसने मेटलाइज स्किल से हिट ब्लॉक कर दिया। मेटल हैंड से ओगा उसका फिस्ट पकड़ लेता है और लड़के की स्पीड की तारीफ करता है, लेकिन वॉर्न करता है कि उसमें पावर की कमी है और एक ब्लो से इत्सुकी को फेंक देता है जो ग्राउंड को क्रैक कर देता है। पीछे फेंका गया हीरो सोचता है जीतने के लिए उसे लाइटनिंग एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी। उसी मोमेंट उसकी कॉपी स्किल एक्टिवेट हो जाती है और एनिमी टेक्निक एनालाइज करना शुरू कर देती है। इत्सुकी ग्राउंड पर रेडी हो जाता है क्योंकि अब उसे अपनी पूरी पावर से फाइट करना है। वो समझ जाता है कि डिफेंस स्टाफ से, इसलिए वो बॉडी के नॉन मेटल पार्ट्स पर फोकस करेगा। लड़का अपने पैर ग्राउंड में जमाता है और एक और सुपर फास्ट अटैक लॉन्च करता है। ओगा उसे टॉन्ट करता है और कहता है लड़का वीक है, उसके पास ना स्ट्रेंथ है ना स्पीड। लेकिन इत्सुकी स्माइल करता है क्योंकि अब एनिमी ने गार्ड डाउन कर दिया है और वो अपनी एक्सेलरेशन यूज करेगा। लाइटनिंग से कवर होकर इत्सुकी चार्ज करता है और एनिमी को डिफेंड का चांस नहीं देता। वो बराज ऑफ ब्लोज अनलीश करता है और स्किल एनालिसिस परसेंटेज बढ़ने लगता है। क्राउड कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद ये रुकी सच में जीत सकता है। ओगा पैनिक करने लगता है क्योंकि लड़के की स्पीड उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दे रही। वो हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है और अपने हेंचमैन को कहता है सिर्फ फाइट मत देखो। कोई ऑप्शन ना देखकर ब्रूट दांत पीसते हुए अपना लास्ट कार्ड खेलने का डिसाइड करता है। फ्यूरियस रोर के साथ वो अपनी शर्ट फाड़ देता है और अपनी सारी पावर रिलीज कर देता है। फिर वो अपने पूरे बॉडी को मेटलाइज कर देता है और इत्सुकी का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे इवॉल्व होने पर मजबूर किया। वो एक्सप्लेन करता है कि अब उसकी डिफेंस 500 से भी ज्यादा है और वो एक लिविंग फोर्ट्रेस बन गया है। ईविल ग्रिन के साथ वो प्रॉमिस करता है कि मदद के रिवॉर्ड में उसे क्विक डेथ मिलेगी। क्राउड डर जाता है क्योंकि उस लेवल पर कोई भी इतनी डिफेंस ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन इत्सुकी सिचुएशन एनालाइज करता है और डिड्यूस करता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत माना कंज्यूम करता है। ओगा इसे नॉनसेंस कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर लड़के की इंट्यूशन से शॉक्ड होता है। एनालिसिस 100% होते ही इत्सुकी डिक्लेयर करता है कि अब ये खत्म होगा। उसकी पार्टनर ऑरा को पहचान लेती है और कहती है कि ब्लू लोटस फ्लावर और स्ट्रांग होने वाला है। क्राउड जाइंट लोटस देखकर हैरान हो जाता है और समझ नहीं पाता ये ओगा को कैसे हराएगा। लेकिन सिस्टम शो करता है कि एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है और उसने पियर्सिंग स्फीयर स्किल एक्वायर कर ली है। इत्सुकी नोटिस करता है कि ये एबिलिटी डिफेंस इग्नोर करती है और टारगेट स्टेशनरी है, इसलिए टाइमिंग परफेक्ट है। ग्लोइंग आइज के साथ वो प्रॉमिस करता है कि वो उस एब्सोल्यूट डिफेंस को तोड़ देगा। स्किल एक्वायर करते ही उसके सारे स्टैट्स 10 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और वो और स्ट्रांग हो जाता है। ब्लू ऑरा के बीच प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ की पाम में एक डार्क एनर्जी का स्फीयर क्रिएट करता है। फिर वो स्फीयर एम करता है और एनिमी को चैलेंज करता है कि वो अटैक डॉज करके दिखाएं। क्राउड सोचता है कि एक लेवल 0 डिफेंस को तोड़ सकता है, लेकिन उन्हें उस पर फेथ है। छोटा डार्क स्फीयर
इंटेंसली ग्लो करता है और उसके अंदर इनइमेजिनेबल पावर कंसंट्रेट होती है। धीरे धीरे अटैक होगा की तरफ फ्लोट करता है और वो इम्पैक्ट का वेट करते हुए वहीं खड़ा रहता है। ये देखकर ऑडियंस डिसअपॉइंटेड हो जाती है और सोचती है ये बस एक वीक सा बॉल है। ऑगस्ट कॉफ करता है और सोचता है इतनी छोटी चीज से उसे हराना कितनी नाइव बात है। वो बिल्कुल मोशनलेस रहता है और खुद पर पूरा भरोसा करता है। जैसे ही स्फीयर आस आता है, ब्रूट वार्न करता है कि अगर ये उसका ट्रम्प कार्ड है तो उसकी डेथ पैथेटिक होगी। लेकिन जैसे ही स्फीयर उसे टच करता है वो उसकी मेटल स्किन को एफर्टलेसली पियर्स कर देता है। उसके बॉडी से ब्लड का बर्स्ट निकलता है और वो एगनी में चिल्लाता है। आदमी जमीन पर गिर जाता है और इत्सुकी एक्सप्लेन करता है कि उसने आर्म टारगेट किया क्योंकि उसने डॉज नहीं किया। फिर हेंजमैन की तरफ मुड़कर कहता है घूरते मत रहो और उसे हॉस्पिटल ले जाओ। कोल्ड स्टिल के साथ प्रोटैगनिस्ट बस उन सबको कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। डर कर आदमी अपने बॉस को उठाते हैं और बिना पीछे देखे वहां से चले जाते हैं। क्राउड सेलिब्रेशन में फूट पड़ता है और रुकी की इंप्रेसिव विक्ट्री पर चीयर करता है। उसकी स्ट्रेंथ देखकर दो लड़के उसके पास आते हैं और उसे टीम बनाने का इन्विटेशन देते हैं। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं स्टेज के मॉन्स्टर्स काफी टफ होते हैं, लेकिन इत्सुकी के लिए परफेक्ट है क्योंकि इससे उसकी न्यू स्फीयर स्किल की स्पीड बढ़ सकती है। फिर लड़के उस पर प्रेशर डालते हैं और पूछते हैं अब वो क्या डिसाइड करेगा। सीरियस लुक के साथ वो सिंपली अनाउंस करता है कि वो डंजन में अकेला एंटर करेगा। आसपास के लोग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं विक्ट्री उसके दिमाग पर चढ़ गई है। उसके रिफ्यूजल को देखकर दोनों लड़के गिव अप कर देते हैं और कहते हैं वो कोई और टीम ढूंढ लेंगे। उसकी पार्टनर उससे मनौर के बारे में पूछती है, लेकिन वो इश्योर करता है कि सब ठीक होगा। वो फ्लस्टर हो जाती है और कहती है वो वरीड नहीं है, बस ब्लेम नहीं लेना चाहती। जाने से पहले वो उसे वार्न करती है कि मॉन्स्टर्स पैक्स में मूव करते हैं, इसलिए केयरफुल रहना। इत्सुकी पैनल पर अपना हाथ रखता है और उसका स्टेज एंट्री फाइनली अप्रूव हो जाता है। अंदर आते ही वो रियलाइज करता है कि एनिमीज की नंबर उसके एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। स्टोन बीस्ट्स काफी स्ट्रॉन्गर लग रहे होते हैं और उनके लेवल्स और स्टैट्स भी काफी हाई होते हैं। एक मॉन्स्टर को एनालाइज करने के बाद वो कंफर्म करता है कि उसकी डिफेंस काफी स्ट्रांग है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अपनी पियर्सिंग स्फीयर की पैसिव कंडीशन एनिमीज पर टेस्ट करेगा। स्फीयर एक्टिवेट होती है और डार्क पर्पल एनर्जी रिलीज करती है जो अटैक के लिए रेडी होती है। वो डार्क स्फीयर फायर करता है जो सीधा स्टोन मॉन्स्टर की तरफ उड़ता है। अटैक आसानी से क्रीचर को पियर्स कर देता है और एक ही ब्लो में उसे डिफीट कर देता है। जैसे ये होता है स्फीयर की स्पीड डबल हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोटैगनिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था। लेकिन तुरंत ही और कई स्टोन मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते हैं और उसे कंप्लीटली सराउंड कर लेते हैं। वो उन्हें परफेक्ट टारगेट्स मानता है क्योंकि वो स्लो हैं और उसकी स्किल को लेवल अप करने के लिए आइडियल है। डबल स्पीड का यूज करके वो दो और मॉन्स्टर्स को गिरा देता है और स्फीयर की पावर फिर बढ़ जाती है। वो रबल के एक पाइल पर चढ़ जाता है, लेकिन रियलाइज करता है कि उसका माना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और एनिमीज आते देखकर वो वर्ड हो जाता है क्योंकि बॉस अभी तक अपीयर नहीं हुआ। टाइम वेस्ट करने का चांस नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि एक ही शॉट में दो मॉन्स्टर्स को डिफीट करना होगा। इत्सुकी स्फीयर को ग्राउंड पर फेंक देता है और एक डिकॉय क्रिएट करता है ताकि दो एनिमीज उसकी तरफ आएं। सही मोमेंट पर वो लीप करके दूर चला जाता है और चिल्लाता है कि वो उसके ट्रैप में गिरने वाले हैं। फियर्स लुक के साथ वो कहता है कि अब वो फाइनल ब्लो अनलीश करेगा जो उसने प्रिपेयर किया था। स्फीयर शूट होकर ऊपर जाती है और दोनों बीस्ट्स को पियर्स कर देती है और उसकी स्पीड फिर से बढ़ जाती है। एग्जॉस्टेड होकर वो जमीन पर गिर जाता है और सोचता है काश उसके पास एनर्जी रिकवर करने वाली कोई स्किल होती। स्क्रीन देखकर वो नोटिस करता है कि अब स्फीयर किसी भी टारगेट को हिट करने जितनी फास्ट हो चुकी है। सिस्टम स्क्रीन दिखाता है कि उसकी स्फीयर मैक्सिमम फ्लाइट स्पीड बफ तक पहुंच चुकी है। लेकिन अचानक आसमान से एक जायंट स्टोन फिस्ट नीचे आता है और इत्सुकी को सरप्राइज कर देता है। ब्लो अब्सर्ड फोर्स के साथ ग्राउंड पर लगता है और छोटा सा रॉक एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है। शैडो से स्टेज बॉस फाइनली अपीयर होता है, एक लेवल 15 स्टोन मैन। मॉन्स्टर को बहुत बड़ा देखकर वो अपनी थंडर वेव एक्टिवेट करता है ताकि एजिलिटी इंक्रीज हो जाए। वो बीस्ट के बॉडी पर हन करता है और डाउट करता है कि उसकी स्फीयर इतने बड़े टारगेट को गिरा पाएगी या नहीं। फिर वो सोचता है कि हेड पर एम करे क्योंकि शायद वही जायंट का वीक स्पॉट हो। मॉन्स्टर की गार्ड में ओपनिंग देखकर वो अपनी पूरी पावर से स्फीयर फायर करता है, लेकिन स्फीयर बहुत छोटी थी और जायंट मॉन्स्टर को इनफ डैमेज नहीं दे पाई। उसके एयरबोन होने का फायदा उठाकर गोलम वायलेंट स्लैप से उसे क्रश करने की कोशिश करता है। इत्सुकी पैनिक हो जाता है क्योंकि मिड एयर वो अटैक डॉज नहीं कर सकता। कोई ऑप्शन न देखकर वो ब्लैक आइज वॉल एक्टिवेट करता है ताकि फेटल ब्लो ब्लॉक कर सके। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि उसकी डिफेंस कंप्लीटली शैटर हो जाती है और पीसेस में टूट जाती है। वो रॉक्स के अगेंस्ट थ्रो हो जाता है और मान लेता है कि ब्रूट दिखने से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसकी कॉपी स्किल मॉन्स्टर की एबिलिटी डिटेक्ट कर लेती है और एनालिसिस शुरू कर देती है। इंजर्ड होने के बाद भी इत्सुकी स्मर्क करता है क्योंकि वो समझ जाता है कि मॉन्स्टर ने एक जायंट बनने के लिए एक स्किल यूज की है। सीन एक मैंशन में शिफ्ट होता है जहां एक सर्वेंट कॉल रिसीव करता है और न्यूज सुनकर शॉक हो जाता है। कोल्ड गेज के साथ रे केनोआ उसे कहता है कि उसके सामने इतना फस ना करे। आदमी अपॉलॉजी करता है और बॉस पूछता है कि कमोशन किस बात का है। वो बताता है कि किसी ने रॉयल फैंग को डिफीट कर दिया और ट्रेनिंग एरिया इन्वेड कर दिया। फ्यूरियस होकर री अपने टेबल पर अपना फिस्ट मारता है और पूछता है क्या वो कोई लेवल 30 से ऊपर का वेकेंट था, लेकिन सर्वेंट बताता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट लोग बिजी हैं और वहां सिर्फ रुकीज थे। वो कहता है लेवल 10 का कोई जीत ही नहीं सकता, लेकिन राय ऑर्डर देता है कि और इन्वेस्टिगेट करो।
राय कहता है इतनी जल्दी की जरूरत नहीं, क्योंकि डंजन क्लियर होने में टाइम लगता है और उनके पास पहुंचने का वक्त है। डेडली ग्लेयर के साथ वो चिल्लाता है कि वो अभी वहां जा रहे हैं और कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आदमी ऑर्डर से डर जाता है और तुरंत अग्री करता है और ठंडे पसीने में भीग जाता है। खड़े होते हुए रे वाव करता है कि जो भी किनोशिदा फैमिली से टकराया है उसे रिग्रेट करवाएगा। फाइट पर वापस आते ही एनालिसिस फिनिश हो जाता है और इत्सुकी खुश हो जाता है कि अब उसे भागना नहीं पड़ेगा। तभी जाइंट गोलम के फोरहेड पर एक ब्राइट ब्लू लोटस सिंबल अपीयर होता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि गाइगेंटिफिकेशन स्किल का एनालिसिस सक्सेसफुल रहा। वो रियलाइज करता है कि उसकी पियर्सिंग स्फीयर लेवल 2 तक अपग्रेड हो गई है और एक नया इफेक्ट मिल गया है। पैसिव स्पीड इफेक्ट डबल हो गया और सबसे अच्छी बात यह है कि अब वो स्फीयर का साइज एडजस्ट कर सकता है। एक्साइटेड होकर वो तुरंत टेस्ट करने का डिसाइड करता है और सिस्टम उसे कंप्लीटली हील भी कर देता है। इसके साथ उसके सारे स्टैट्स 20 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और वो और स्ट्रांग हो जाता है। फिर वो अपना सारा माना यूज करके सबसे बड़ी पियर्सिंग स्फीयर क्रिएट करता है जो वो मैनेज कर सकता है। जायंट स्फीयर फायर होती है और अब्सर्ड पावर का एक मैसिव एनर्जी बीम शूट करती है। अटैक गोलम के बॉडी को टॉप टू बॉटम पियर्स कर देता है और उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। माना खत्म होने के बाद वो हल्की सी स्माइल देता है और सोचता है शायद उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया। सिस्टम उसकी विक्ट्री कंफर्म करता है और उसकी स्फीयर की स्पीड और 200% बढ़ जाती है। वो कैलकुलेट करता है कि सिर्फ 2 राउंड्स में उसका अटैक कार जितना फास्ट हो जाएगा। कार्मा स्टोन पकड़कर वो रियलाइज करता है कि पैसिव इफेक्ट्स काफी ज्यादा यूजफुल हैं। फिर उसे याद आता है कि लोटस बर्स्ट उसकी स्किल्स की रेंज भी इंक्रीज करता है। बताया जाता है कि स्किल की पैसिव एबिलिटी हर डिफीटेड एनिमी के साथ रेंज बढ़ाती है। इससे वो इमेजिन करता है कि एक दिन वो माइल्स दूर के टारगेट्स को भी हिट कर सकेगा। बार बिग स्क्रीन उसकी सक्सेस अनाउंस करती है और बताती है कि उसने रिकॉर्ड को 3 मिनट से तोड़ दिया। क्राउड शॉक में आ जाता है क्योंकि उसने मॉन्स्टर कजुनारी का टाइम बीट कर दिया जो खुद दिख रहा था। जब वो बाहर आता है तो सबको अजीब लगता है क्योंकि वो अभी भी लेवल 0 है और उसके बॉडी पर एक स्क्रैच भी नहीं है। उसकी पार्टनर स्माइल करती है और इंप्रेस होती है कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया और फिर भी बिल्कुल सेफ निकला। वो कहती है वो बहुत फास्ट था और इत्सुकी रिप्लाई करता है कि मॉन्स्टर वीक था। फिर वो नोटिस करता है कि उसके हाथ पर एक ग्लोइंग बटरफ्लाई बैठी है और पूछता है ये क्या है। लड़की बताती है कि उसकी क्लास शिकामी यूजर है और ये उसका क्रीचर है। इत्सुकी अमेज हो जाता है और कहता है ये पहली बार है जब उसने ऐसा देखा है और ये बहुत ब्यूटीफुल है। वो मौका देखकर क्लासेस के बारे में पूछ लेता है जिससे उसकी पार्टनर सरप्राइज हो जाती है। लड़की एक्सप्लेन करती है कि क्लासेस 4 टाइप्स में डिवाइडेड है और वो 3 ऑलरेडी देख चुकी है। पहला एलिमेंटलिस्ट होता है जो सबसे बेसिक कम्बैट पावर सबसे हाई होता है। वो याद दिलाती है कि उसके क्लासमेट ने लाइटनिंग एलिमेंट यूज किया था और पहले वाला ब्रूट अगा भी इसी टाइप का था, इसलिए उसने मेटल यूज किया। फिर वो सेकंड क्लास इंट्रोड्यूस करती है, शिकामी यूजर्स जो बीस्ट्स समन करते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है आगा इजुमी के नाम से और अपनी जेड बटरफ्लाई के साथ। स्माइल के साथ वो पूछती है क्या एक्सप्लेनेशन में कोई क्वेश्चन है, लेकिन इत्सुकी पूछता है उसका लेवल उसकी बटरफ्लाई से लोअर क्यों है। ये क्वेश्चन सुनकर वो शॉक हो जाती है और लड़के की क्लूलेसनेस पर यकीन नहीं कर पाती। फिर वो काम होती है और एक्सप्लेन करती है कि शिकिगामी भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं और लेवल अप करते हैं। डार्क लुक के साथ इत्सुकी रियलाइज करता है कि बस मास्टर को डिफीट करना ही काफी है। ईजी को एक शिवर फील होता है क्योंकि उसे फिर से उसका सिनिस्टर ऑरा महसूस होता है। वो टेंशन तोड़ते हुए पूछता है बाकी क्लासेस के बारे में जो उसने मेंशन नहीं की। लड़की थॉटफुल हो जाती है और कहती है तीसरी क्लास सबसे मिस्टीरियस है। फिर वो रिवील करती है कि उसकी क्लास ऑर्डर ब्रेकर है। आगा एक्सप्लेन करती है कि ये क्लास मिस्ट्री है क्योंकि इसकी यूनिक एबिलिटीज हैं, जैसे लोटस फ्लावर। बताया जाता है कि कुछ लोग अपने बॉडी साइज को कंट्रोल कर सकते हैं या इनफाइनाइट क्लोन्स क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल स्किल्स C से S रैंक तक होती हैं, लेकिन ऑर्डर ब्रेकर्स के पास Z रैंक स्किल्स होती हैं। वो कहती है इसीलिए उसके फादर ने उसे डाना था क्योंकि उनकी स्किल्स का सीक्रेट ही उनका सबसे बड़ा वेपन है। लेकिन वो उसे एक्सेप्शन मानती है क्योंकि वो कम से कम 3 एलिमेंटलिस्ट स्किल्स यूज करता है। इत्सुकी थोड़ा वरिड हो जाता है और सोचता है अगर उसके मास्टर को इस कॉन्वर्सेशन का पता चल गया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। फिर वो लास्ट क्लास के बारे में पूछता है लेकिन वो सीक्रेट हो जाती है। स्माइल के साथ वो कहती है जब वो किसी यूजर को खुद मिलेगा तब वो बताएगी। लड़का एग्री करता है और वो मौका देखकर बताती है कि जिस स्टूडेंट को उसने बचाया था अब वो ठीक है। फिर वो पूछती है उसका प्लान क्या है और वो कहता है वो स्टेज रिपीट करके और फार्म करना चाहता है, लेकिन वो बताती है कि स्टेज में कूल डाउन है और वो 2 दिन बाद ही रीओपन होगा। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो पूछता है क्या कोई और स्टेज है जहां मॉन्स्टर्स की नंबर ज्यादा हो। मिस्चीवियस लुक के साथ वो कहती है उसे एक परफेक्ट जगह पता है जहां वो अभी जा सकता है। वो इंट्रोड्यूस करती है लोकस्ट डेजर्ट को जहां मॉन्स्टर्स की अब्सर्डली हाई नंबर है। वो पूछती है क्या उसके पास एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल नहीं है, लेकिन वो चैलेंज तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। ग्रुप वरिड हो जाता है, लेकिन इत्सुकी कहता है वो बिना AOE स्किल के भी हैंडल कर लेगा। लोग उसके करेज पर शॉक हो जाते हैं, लेकिन डिसाइड करते हैं कि ट्रबल से बचने के लिए वहां से निकल लेते हैं। थोड़ी देर बाद रीलोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन उसे इंटेरोगेट करने के लिए कोई नहीं मिलता। उसका सर्वेंट बताता है टारगेट ऑलरेडी चला गया और री उसकी स्पीड देखकर स्टन रह जाता है।
वो यकीन नहीं कर पाता कि उसका प्लान फेल हो गया और उसे फूल बनाया गया। रिवेंज लेने का डिसाइड करके सर्वेंट को ट्रैकर बुलाने का ऑर्डर देता है ताकि वो लड़के को हंट कर सके। डेडली हेट्रेड के साथ वो कहता है कि उसे जिंदा पकड़ेगा ताकि उसे बहुत सफर करवा सके। इसके बीच एक वुंडेड आदमी एक एली में छुपा होता है। वो रिग्रेट करता है कि उसने मिशन एक्सेप्ट किया और अपनी नैरो एस्केप पर खुश होता है और कहता है अगर वो फास्ट नहीं होता तो मर जाता। अपने आप को सेफ समझकर वो रिलैक्स करता है, लेकिन डार्कनेस से एक ग्राउल उसे डरा देता है। रेड आइज वाला एक जायंट वुल्फ उस पर जंप करता है और उसे डिवॉर करने के लिए रेडी हो जाता है। बीस्ट बिना मर्सी के उसे बाइट करता है और उसे ग्रेवली इंजर्ड छोड़ देता है, जहां एस्केप का कोई चांस नहीं बचता। एक मिस्टीरियस आदमी अपीयर होता है और वुल्फ को कहता है थोड़ा इजी हो क्योंकि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। कंफ्यूज्ड आदमी पूछता है उन्होंने उसे उस एली में कैसे ढूंढ लिया। हैट पहने हुए आदमी सिंपली कहता है कि उसके वुल्फ की स्मेल बहुत स्ट्रांग है। वो अपना इंट्रोडक्शन चार्ल्स द वुल्फ डॉग के नाम से देता है और कहता है कि वो डेथ की स्मेल तक पहचान सकता है। डेस्परेट आदमी अपनी लाइफ की भीख मांगता है और कहता है उसे ऐसे मत मारो, लेकिन चार्ल्स मना कर देता है और कहता है कि नोएदा गुस्सा हो जाएगा और उसका वुल्फ भूखा है। मिलिशियस लुक के साथ वो वुल्फ को ऑर्डर देता है और कहता है मील टाइम हो गया। क्रीचर आगे जंप करता है और अपने ह्यूज फैंग से विक्टिम को डिवॉर करने लगता है। मील के बाद एक स्टेटस विंडो अपीयर होती है जो दिखाती है कि वो फाइनली लेवल अप हो गया। फिर वो फोन निकालकर किसी को बताता है कि वहां का काम खत्म हो गया। चार्ल्स सरप्राइज होता है कि उसे पता चलता है कि ऊगो इंजर्ड हो गया और कहता है वो रास्ते में है। स्माइल के साथ वो अपने वुल्फ से कहता है कि उनके लिए एक नया प्रे अपीयर हो गया है। इसके बाद वो एक सुनसान जगह पर पहुंचता है जिसे लोकस्ट डेजर्ट कहा जाता है। वो व्हीट फील्ड्स को देखकर सोचता है क्या यही जगह है और क्या यहाँ सच में इतने लोकस्ट्स हैं। उसकी कंपेनियन एक्सप्लेन करती है कि डिजास्टर बीस्ट्स अपने पसंद के एनवायरनमेंट में इन्वेट करते हैं। वो कहती है यहाँ सिग्नल भी नहीं है क्योंकि इस जगह का डेंजर लेवल बहुत हाई है। इत्सुकी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि लेवल लो है, लेकिन वो एक्सप्लेन करती है कि असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असल में यहाँ के बीस्ट्स बहुत अग्रेसिव हैं और उनकी नंबर अब्सर्डली हाई है। वो वॉर्न करती है कि अगर उसने थोड़ी सी भी गार्ड डाउन की तो वो कंप्लीटली सराउंड हो जाएगा और एंड में उसे जिंदा खा लिया जाएगा जब तक कि सिर्फ उसकी हड्डियां ही ना बचें। लेकिन इत्सुकी हल्का सा स्माइल करता है और सोचता है कि इतने सारे बीस्ट्स होना उसके लिए परफेक्ट है। कॉन्फिडेंट लुक के साथ वो कहता है कि वो इतना डेस्परेट नहीं है कि इंसेक्ट्स के हाथ खाकर मर जाए। उसका एटीट्यूड देखकर लड़की उसे पोर्टल में एंटर करते हुए देखती है और सोचती है कि शायद वो ठीक रहेगा। वो अपने आप से सोचती है कि वो खुद ही अंदर गया है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी ही है। लेकिन अचानक वो पैनिक कर जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई है। ये मॉन्स्टर्स कभी रुकते ही नहीं। वरीड होकर वो डिसाइड करती है कि उसे अंदर जाकर प्रोटैगनिस्ट को वॉर्न करना होगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, दो मिस्टीरियस फिगर्स उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। एक आदमी सिनिस्टर लुक के साथ सामने आता है और कहता है कि वो यहाँ किसी को ढूंढ रहा है। सीन शिफ्ट होता है और इत्सुकी डेजर्ट के अंदर पहुंच चुका होता है, जहां वो जगह काफी सुनसान लगती है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो अपने हाथ ताली की तरह बजाता है और चिल्लाता है कि पेस्ट्स जाग जाओ क्योंकि वो उन्हें एक्सटर्मिनेट करने आया है। वो रियलाइज करता है कि मॉन्स्टर्स वीक है, लेकिन उसकी स्किल लोटस बर्स्ट यूज करने के लिए परफेक्ट है। एनालिसिस दिखाता है कि ये बस मेलिग्नेंट लोकस्ट्स है जिनका लेवल सिर्फ 1 या 2 जैसा रिडिकुलसली लो है। अचानक आसमान में इंसेक्ट्स का एक जाइगेंटिक स्वॉर्म अपीयर होता है जो सीधा उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो इससे ग्रेट अपॉर्चुनिटी मानता है और अपने हाथों के बीच प्योर एनर्जी का लोटस फ्लावर क्रिएट करता है। उसका प्लान सिंपल है, इंसेक्ट्स को एक जगह गैदर होने देना और फिर एक ही बार में सबको क्रश कर देना। जैसे ही स्वॉर्म उसे कंप्लीटली एंगल्फ करता है, वो चिल्लाता है अब और अपनी एक्यूमुलेटेड पावर रिलीज कर देता है। उसके साथ लोटस बर्स्ट एक्टिवेट हो जाता है और एक ब्लाइंडिंग लाइट क्रिएट होती है जो आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। कई नोटिफिकेशंस पॉपअप होते हैं जो कंफर्म करते हैं कि हर डिफीटेड लोकस्ट उसकी स्किल रेंज को इंक्रीज कर रहा है। वो डिस्ट्रक्शन के बीच खड़ा रिजल्ट ऑब्जर्व करता है। एक्सप्लेन होता है कि स्किल का पैसिव इफेक्ट हर किल के साथ उसकी रेंज इंप्रूव करता है। 110% बोनस देखकर वो रियलाइज करता है कि उसने एक साथ 110 मॉन्स्टर्स डिफीट कर दिए हैं। स्माइल के साथ वो कैलकुलेट करता है कि अगर वो मूव और 10 बार यूज करे तो 1000% इंक्रीज मिल सकता है। वो सोचता है कि अगर इस स्किल का कूल डाउन ना होता तो सब कुछ और स्मूथ होता, लेकिन फिर उसे अजीब लगता है क्योंकि सक्सेस मैसेज अपीयर नहीं हुआ। वो सस्पिशियस होने लगता है। तभी एक स्क्रीन अपीयर होती है जो अनाउंस करती है कि सी रैंक स्किल मदर्स विल एक्टिवेट हो गई है। इत्सुकी सरप्राइज होकर मुड़ता है और यकीन नहीं कर पाता कि उसके अटैक के बाद भी सर्वाइवर्स बचे हुए हैं। अचानक और जायंट लोकस्ट जमीन से बाहर निकलते हैं और उसे चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। उनमें से एक उस पर अटैक करता है और वो रियलाइज करता है कि उसने गार्ड डाउन कर दिया था क्योंकि उसे लगा था बॉस ही नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि बॉस कहाँ है उसका कोई आइडिया नहीं है और ये सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है।
वो डिसाइड करता है कि सब छोटे मॉन्स्टर्स को डिफीट करेगा ताकि बॉस मजबूर होकर अपीयर हो। इसके साथ वो बर्स्ट फिर यूज करता है और कई नोटिफिकेशंस मिलती हैं जो उसकी रेंज इंक्रीज होने का सिग्नल देती हैं। बोनस 220% तक पहुंच जाता है और स्किल की रेंज काफी ह्यूज हो जाती है। सिस्टम विंडो दिखाता है कि अटैक का डायामीटर अब 16 मीटर हो चुका है। एक और 110 मॉन्स्टर्स डिफीट करने के बाद भी बॉस अपीयर नहीं होता। सीन अंडरग्राउंड शिफ्ट होता है जहां एक नेस्ट दिखाई देता है जिसमें एग्स से और मॉन्स्टर्स पैदा हो रहे होते हैं। इत्सुकी फिर लोकस्ट्स को जमीन से निकलते देखता है जब उसका बॉस एनालिसिस प्रोग्रेस कर रहा होता है। वो अपना माना चेक करता है और वरी करता है क्योंकि अब वो सिर्फ 9 और बर्स्ट्स यूज कर सकता है। डिटरमिन्ड होकर इत्सुकी अपना फायर रेडी करता है और कहता है चाहे जितने भी आएं वो सबको खत्म करेगा। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और चिल्लाता है कि सबको एक साथ मैप से मिटा देगा। बर्स्ट के साथ वो कई मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय करता है और नोटिफिकेशंस उसकी स्किल रेंज इंक्रीज दिखाती हैं। फिर वो अटैक को सीक्वेंस में फायर करता है और मल्टीपल बर्स्ट्स अनलीश करता है ताकि एरिया जल्दी क्लियर हो जाए। सिस्टम दिखाता है कि उसका रेंज बोनस 990% तक पहुंच जाता है, लेकिन इतनी एफर्ट उस पर भारी पड़ती है और वो रियलाइज करता है कि उसके पास सिर्फ एक और बर्स्ट के लिए माना बचा है। उसके डिस्पेयर के लिए एक और एंडलेस स्वॉर्म अपीयर हो जाता है और वो सिचुएशन से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो सोचता है बॉस अभी भी अपीयर नहीं हुआ और रिट्रीट करके बाद में ट्राई करने का आइडिया सोचता है, लेकिन तुरंत उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो लूजर्स का काम है। डिटरमिन्ड गेज के साथ वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है और डिक्लेयर करता है कि वो सब बीस्ट्स को डिफीट करेगा। इसके साथ वो अपनी सारी एनर्जी यूज करके एक लास्ट पावरफुल लोटस बर्स्ट अनलीश करता है। एग्जॉस्टेड होकर घुटनों पर गिर जाता है और पावरलेस रह जाता है और सोचता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन शॉक में देखता है कि लोकस्ट्स अभी भी वहां हैं और उनकी नंबर भी कम नहीं हुई। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया फ्लैश करता है और वो रियलाइज करता है कि सारे मॉन्स्टर्स लेवल 1 हैं। एनालिसिस कंप्लीट होता है और रिवील करता है लोकस्ट क्वीन को और उसकी एबिलिटी को जो इन्फिनाइटली रिप्रोड्यूस कर सकती है। वो समझ जाता है कि बॉस को मारे बिना फाइट बेकार है क्योंकि मॉन्स्टर्स बस मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तभी एनालिसिस ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है और एक एनर्जी स्फीयर टूटकर प्रोसेस कंप्लीट कर देता है। इसके साथ उसे माना डिटेक्शन मिल जाता है जो एनिमीज को लोकेट करता है और उसकी एनर्जी भी रिस्टोर करता है। वो स्माइल करता है और समझता है कि ये ट्रिकी स्टेज के लिए परफेक्ट स्किल है, लेकिन उसे याद आता है कि अगेया वेट कर रहा है, इसलिए वो फाइट जल्दी फिनिश करने का डिसाइड करता है। नई स्किल सब कुछ रिस्टोर कर देती है, उसके वूंड्स हील कर देती है और उसके पावर स्टैट्स बूस्ट कर देती है। फुली रिकवर्ड होकर वो डिटेक्शन एक्टिवेट करता है ताकि एरिया का रियल बॉस लोकेट कर सके। ब्लू एनर्जी वेव्स फील्ड में स्प्रेड हो जाती हैं और एनर्जी साइंस सर्च करने लगती हैं। एनर्जी पल्स काफी डिस्टेंस ट्रैवल करती है और लोकस्ट क्वीन को अंडरग्राउंड रिवील कर देती है। उसकी आंखें पावर से ग्लो करती हैं और वो स्माइल के साथ अनाउंस करता है कि उसने फाइनली उसे ढूंढ लिया है। वो डार्क एनर्जी का स्फीयर प्रिपेयर करता है और सीधा क्वीन पर एम करता है। क्वीन अपने चिल्ड्रन को शील्ड की तरह यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये टैक्टिक यूजलेस है। वो चिल्लाता है कि ये काम नहीं करेगा और एनर्जी लोटस लॉन्च करता है जो उस तक पहुंच जाएगा। सिस्टम कंफर्म करता है कि अटैक रेंज 120 मीटर है, जो टारगेट हिट करने के लिए इनफ है। अटैक डायरेक्ट हिट करता है और क्वीन को पियर्स करके थ्रेट को तुरंत खत्म कर देता है। लाइटनिंग से कवर्ड और आर्मर एक्टिवेट करके वो आगे चार्ज करता है ताकि क्वीन को फिनिश कर सके। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो एनिमी के सामने आकर कहता है चेकमेट। एक स्विफ्ट मूव में वो क्वीन के कैरापेस को फेटल स्ट्राइक से पियर्स कर देता है। लीडर के मरने के बाद वो देखता है कि लोकस्ट स्वॉर्म कंप्लीट केओस में गिर गया है। फ्लेमिंग हैंड के साथ वो बाकी को कहता है कि उन्हें भी उनकी मां के पास भेज रहा है। सिस्टम स्क्रीन दिखाता है कि उसकी स्किल्स अब 1200% से ज्यादा रेंज तक पहुंच चुकी हैं। वो रिजल्ट से सैटिस्फाइड होता है और ऑलरेडी प्लान करता है कि वापस आकर इसे और इंक्रीज करेगा। पोर्टल से बाहर निकलते वक्त वो देखता है कि 17 मिनट्स हो चुके हैं और वो सोचता है कि शायद कोई उसका वेट कर रहा होगा। वो इमेजिन करता है कि वो शायद कोल्ड बिहेव करेगी, लेकिन अंदर से रिलीव्ड होगी। उससे उसका क्यूट एटीट्यूड याद आता है और वो सोचता है उसे बताएगा कि सब ठीक है, लेकिन अचानक उसकी आंख में ऐसी फ्यूरी ग्लो करती है जो उसने पहले कभी नहीं फील की। वो अगेया को इंजर्ड देखता है और मिस्टीरियस आदमी पूछता है क्या ये वही है जिसे राय ढूंढ रहा था। विलन एक्सप्लेन करता है कि उसने उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, लेकिन हर्ट होने के बाद भी उसने एक वर्ड नहीं बोला। रेज से भरा इत्सुकी कहता है अगेया को छोड़ दे वरना वो उसे पीटेगा। आदमी हंस पड़ता है और कहता है कि लेवल 0 रुकी को इतना कॉकी नहीं होना चाहिए। एक ब्लिंक में वो लाइटनिंग में कवर होकर उस पर लंच करता है। विलन उसकी स्पीड देखकर शॉक्ड हो जाता है और फील करता है जैसे डेथ उसकी तरफ आ रही हो, लेकिन अचानक एक जायंट डिमोनिक डॉग अपीयर होता है और अपने हेड से अटैक ब्लॉक कर देता है। इत्सुकी रियलाइज करता है कि डॉग एक शिनागामी है, जिसका मतलब ये आदमी उस पावर का यूजर है।
आदमी उसकी स्पीड एनालाइज करता है और समझ जाता है कि ओग्गा फाइट क्यों हारा था। स्मग के साथ वो कहता है कि उसके पास डॉग और हॉस्टेज दोनों हैं और वो लड़की के नेक पर ग्रिप टाइट कर देता है। इत्सुकी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका नाम चिल्लाता है, जो मॉन्स्टर के अटैक के लिए परफेक्ट ओपनिंग बन जाता है। डॉग अपना माउथ ओपन करता है और प्रोटैगनिस्ट का आर्म बाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। विलन स्कॉफ करता है और कहता है कि बेस्ट केस में बस उसका एक आर्म जाएगा, लेकिन अचानक वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने कुछ और ही हो रहा था। इत्सुकी अपने दूसरे हाथ से एनर्जी स्फीयर सीधा डेमोनिक क्रीचर के माउथ में घुसा देता है। एनर्जी अंदर से एक्सप्लोड होती है और डॉग का हेड डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो तुरंत मर जाता है। इत्सुकी एनिमी एनालाइज करता है और समझ जाता है कि शिनागामी के बिना यूजर बिल्कुल डिफेंसलेस है। विलन स्कॉफ करता है और कहता है कि रुकी को पता नहीं क्रीचर रेजरेक्ट हो सकता है। एक्सप्लेन होता है कि डॉग के पास रीबर्थ स्किल है जो वेटिंग टाइम कम कर देती है। मॉन्स्टर फिर खड़ा हो जाता है और आदमी चिल्लाता है कि वो फिर से उसका प्रे बन जाए, लेकिन इत्सुकी अपनी डिटेक्शन एक्टिवेट करता है और एनर्जी वेव्स फील्ड में स्प्रेड हो जाती हैं। वो रिवील करता है कि उसने डिटेक्शन पहले से एक्टिव छोड़ दी थी और ये सही डिसीजन था। एनालिसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है और वो सस्पिशन अवॉइड करने के लिए ब्लू लोटस यूज नहीं करता। विलन टेरिफाइड हो जाता है क्योंकि लड़के के पास पावर, स्पीड और डिटेक्शन सब कुछ है। डेस्परेट होकर वो अगेया की लाइफ थ्रेटन करता है और चिल्लाता है कि रेजिस्ट करना बंद करे। इत्सुकी डिसाइड करता है कि लोटस के बिना ही एनालिसिस फिनिश करेगा और सिस्टम कंफर्म करता है कि स्किल एक्वायर हो गई है। रिवील होता है कि नई एबिलिटी शिनागामी डिवाउरर है जो एनिमी क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकती है। वो समझ जाता है कि क्रीचर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हीलिंग और स्टेटस बोनसेस नहीं मिलते। रिकवरी इफेक्ट के बिना भी वो रेडी फील करता है क्योंकि वो ऑलरेडी फुल स्ट्रेंथ में है। वो समझ जाता है कि ये एबिलिटी दूसरे यूजर्स के शिनागामी चुरा सकती है। इस न्यू पावर के साथ वो टेबल्स टर्न करने के लिए रेडी हो जाता है और एक लाइट स्फीयर क्रिएट करता है। इत्सुकी पूरी स्पीड से चार्ज करता है और चिल्लाता है कि वो अभी उस डॉग को अपना बनाएगा। वो क्रीचर पर स्ट्राइक करता है और एनर्जी उसे एनगल्फ करने लगती है। पावरफुल ब्लो के साथ वो शिनागामी को अपने फॉर्मर मास्टर की डायरेक्शन में थ्रो कर देता है। विलन गुस्से में अपने डॉग को यूजलेस कहकर चिल्लाता है। कोई ऑप्शन ना बचा देखकर वो फिर थ्रेटन करता है और कहता है कि रिएक्ट किया तो वो अगेया की नेक तोड़ देगा। लेकिन बैडली इंजर्ड होने के बाद भी लड़की कहती है उसकी टेंशन ना ले। सिचुएशन देखकर इत्सुकी अपने हाथ ऊपर करता है और सरेंडर कर देता है और कहता है उसे टच ना करे। आदमी विक्टोरियस स्माइल देता है और कहता है कि अगर वो पहले मान जाता तो लड़की को सफर नहीं करना पड़ता। इत्सुकी पूछता है वो लोग उसे चेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। विलन रिवील करता है कि राय केनोशिता गुस्से में है क्योंकि उसने परमिशन के बिना डंजन एंटर किया। राय का नाम दोबारा सुनकर इत्सुकी डिसाइड करता है कि वो पर्सनली मैटर सेटल करेगा, लेकिन विलन स्कॉफ करता है और वॉर्न करता है कि शिनागामी उसकी लेग्स बिना मर्सी के तोड़ देगा। वो क्रीचर को ऑर्डर देता है कि लड़के की दोनों लेग्स तोड़ दे, लेकिन कोल्ड गेस के साथ इत्सुकी डॉग से कहता है कि प्रूफ करे कि वो उसके सर्विस के लायक है। क्रीचर तुरंत मुड़कर अपने फॉर्मर मास्टर पर अटैक करता है और आदमी बिट्रेयल से डर जाता है। एक स्विफ्ट मूव में इत्सुकी अगेया को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे इमिनेंट डेंजर से बचा लेता है। विलन पैनिक में चिल्लाता है और पूछता है उसका खुद का शिनिगामी उस पर ही क्यों अटैक कर रहा है। इत्सुकी डॉग की तारीफ करता है जो अब उसका नया मास्टर मानकर उसकी बात मान रहा होता है। प्योर हेट्रेड भरी नजर के साथ वो वाव करता है कि एगिया को जो दर्द मिला है उसका 100 गुना वापस करेगा। आदमी डेस्परेट हो जाता है और भीख मांगते हुए कहता है कि वो राय को ट्रैप में फंसा सकता है। इत्सुकी एक टेरिफाइंग लुक के साथ कहता है कि ये प्रपोजल बुरा नहीं है। विलन सोचता है कि उसने उसे बेवकूफ बना दिया है और चिल्लाता है कि उसने उसे अपने ट्रैप में फंसा लिया। वो एक अटैक क्रिस्टल फेंकता है और चिल्लाता है कि हीरो अब मर जाए, लेकिन इत्सुकी ठंडी आवाज में कहता है कि रे को मारने के लिए वो अकेला ही काफी है। फिर वो अपने नए डॉग को ऑर्डर देता है कि आदमी को दर्द महसूस कराए। आदमी माफी मांगता है और एक और चांस की भीख मांगता है और कहता है ये सिर्फ एक गलती थी, लेकिन क्रीचर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपने नए मास्टर का ऑर्डर पूरा करने के लिए रेडी हो जाता है। पैनिक में आदमी डॉग को याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसका मास्टर था और सालों तक उसे खिलाता रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और क्रीचर अपना मुंह खोलकर बिना रहम के उसे खा जाता है। सीन की तरफ देखे बिना ही इत्सुकी रियलाइज कर लेता है कि कोई उससे काफी देर से देख रहा है। वो पूछता है कि वो आदमी कितनी देर तक छुपा रहेगा और उसे सामने आने को कहता है। सीन कट होता है और दिखाता है कि स्ट्रक्चर के टॉप पर सच में कोई था। एक मिस्टीरियस हुडेड लड़का सामने आता है और कहता है कि उसे पता था इत्सुकी ने उसे देख लिया है। इत्सुकी पूछता है क्या वो पहले वाले आदमी का दोस्त है, जबकि वो अभी भी एगिया को अपनी बाहों में पकड़े होता है। ब्लॉन्ड लड़का पैनिक हो जाता है और मना करता है और हीरो से कहता है कि उसकी बात सुने, लेकिन इत्सुकी कहता है उसके पास टाइम नहीं है और अपने नए डॉग को कहता है कि खाना खत्म करने के बाद उसके पीछे आए। यंग मैन डॉग को देखता है और सोचता है शायद यही आदमी उसकी सैल्वेशन हो सकता है। वो अपना इंट्रोडक्शन आइबेरिया के नाम से देता है और फाइट की तारीफ करता है और इत्सुकी को एक फेमस लड़के के रूप में पहचान लेता है। फिर वो हेल्प के बदले रिवॉर्ड ऑफर करता है, जैसे मैना स्टोन्स या वेपन्स, लेकिन इत्सुकी उसे इग्नोर कर देता है और आइबेरिया कंफ्यूज हो जाता है कि उसके मास्टर
ने उसे क्या सिखाया है। फ्लैशबैक में एक ब्लैकस्मिथ एक्सप्लेन करता है कि रिवॉर्ड स्मार्ट और यूजफुल होने चाहिए। वो कहता है रिवेंज चाहने वाले को ब्लेड देना चाहिए और इंजर्ड को मेडिसिन। इस मेमोरी से आइबेरिया को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो दौड़ते हुए कहता है कि एगिया मर सकती है क्योंकि नियरेस्ट हॉस्पिटल बहुत दूर है। स्माइल के साथ वो एक शाइनी हीलिंग आइटम दिखाता है और कहता है लकी उसके पास ये है। वो चिल्लाता है कि वो उसे बचा सकता है और फाइनली इत्सुकी रुक जाता है। प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज में मुड़कर पूछता है क्या ये सच है। आइबेरिया वॉर्न करता है कि वो अभी फुली हील नहीं कर सकता लेकिन उसकी जान बचा सकता है। वो एक स्पेशल बैंडेज एगिया पर यूज करता है और कहता है कि ये ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। इत्सुकी कंफ्यूज हो जाता है और आइबेरिया सोचता है ये नॉर्मल है क्योंकि शायद वो अभी अभी अवेकन हुआ है। बताया जाता है कि मॉडर्न वेपन्स बीस्ट्स को हार्म नहीं कर सकते, इसलिए ये स्पेशल टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये इक्विपमेंट 4 लेवल्स में डिवाइड होता है, नॉर्मल से लेकर सबसे रेयर तक। नॉर्मल इक्विपमेंट कॉमन वेपन जैसा होता है लेकिन मॉन्स्टर्स को हर्ट कर सकता है। रेयर इक्विपमेंट यूजर के स्टैट्स जैसे एजिलिटी और मैना को थोड़ा इंक्रीज करता है। एपिक इक्विपमेंट स्टैट्स के साथ पावरफुल स्पेशल इफेक्ट्स भी देता है। और लास्ट में होता है यूनिक इक्विपमेंट जो दुनिया के हर आर्टिजन का अल्टीमेट गोल है। आइबेरिया एक्सप्लेन करता है इसीलिए आर्टिजन सब अवेकन के बीच बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं। वो ब्रैग करता है कि उसके फादर कोई आम इंसान नहीं है क्योंकि ऐसे सिर्फ 10 ही लोग हैं। प्राउड होकर वो रिवील करता है कि उन 10 यूनिक टूल्स में से 3 उसने खुद बनाए हैं। वो बताता है कि उसके फादर नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के आर्टिजन किंग के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आइबेरिया गुस्सा हो जाता है क्योंकि इत्सुकी उसकी बात ध्यान से सुन ही नहीं रहा होता। इत्सुकी ग्राउंड पर पड़ी क्रॉसबो उठाता है और रिकॉग्नाइज करता है कि ये चार्ल्स का वेपन है। आइबेरिया शॉक हो जाता है कि उसने उसके फादर की बात इग्नोर कर दी जबकि इत्सुकी क्रॉसबो की यूजफुलनेस एनालाइज कर रहा होता है। वो नोटिस करता है वेपन रेयर है लेकिन एरोज नहीं है और आइबेरिया बताता है कि ये खुद अपना एम्यूनेशन क्रिएट करता है। अचानक क्रॉसबो वैनिश हो जाता है और ब्लॉन्ड लड़का बताता है कि टूल्स इन्वेंट्री में स्टोर हो जाते हैं। इत्सुकी उसकी हेल्प के लिए थैंक्स करता है और कहता है अब उसे उस रेजी राय को ढूंढना है। ब्लॉन्ड लड़का सोचता है कि रे से पंगा लेना पागलपन है। इत्सुकी पूछता है क्या उसे गिव अप कर देना चाहिए। आइबेरिया रिवील करता है कि एक्चुअली दोनों का टारगेट सेम है। वो उसे टूर्नामेंट के लिए टीम बनाने का ऑफर करता है क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा था। वो बताता है कि टूर्नामेंट वहीं होने वाला है। बताया जाता है कि राय एडमिनिस्ट्रेटर का बेटा है इसलिए अगर वो हार गया तो उसके लिए शर्म की बात होगी। इससे इत्सुकी समझ जाता है कि वो डंजन्स मोनोपोलाइज क्यों करता है, लेकिन फिर भी हेल्प का रीजन क्लियर नहीं होता। आइबेरिया कहता है उसका इंस्टिंक्ट कहता है इत्सुकी स्ट्रांग है, लेकिन इत्सुकी उसकी जल्दबाजी पर सवाल करता है। ब्लॉन्ड लड़का सीरियस हो जाता है और एक्सप्लेन करता है कि ये टूर्नामेंट उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो हमेशा अपने फादर को एडमायर करता था जो एक ग्रेट वेपन स्मिथ थे। उसका सबसे बड़ा सपना अवेकन बनकर अपने फादर के इक्विपमेंट से फाइट करना था। लेकिन अवेकनिंग के बाद फादर ने कहा अभी जल्दी है क्योंकि ये सिर्फ सेवियर्स ही यूज कर सकते हैं। बहुत रिक्वेस्ट के बाद फादर ने कंडीशन रखी कि उसे टूर्नामेंट पास करना होगा। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो कहता है इसीलिए उसे प्रिलिमिनरीज जीतने ही होंगे। इत्सुकी को अजीब लगता है क्योंकि इतने फेमस फादर के होते हुए उसे लेवल 0 के साथ टीम बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आइबेरिया कहता है उसके फादर ने मना किया है कि वो अपना नाम यूज करके स्ट्रॉन्ग एलाइज ना बनाए। वो कंप्लेन करता है कि स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को राय ने खरीद लिया है और बाकी सब ऑलरेडी टीम्स बना चुके हैं। तब उसने सुना एक लड़के के बारे में जिसने किंग्स में से एक को डिफीट किया और रिकॉर्ड तोड़ दिया। इत्सुकी पार्टनरशिप एक्सेप्ट करता है लेकिन वॉर्न करता है कि पहले वो एगिया को हॉस्पिटल ले जाएगा। एक्साइटेड आइबेरिया तुरंत टीम नेम सजेस्ट करने लगता है जो इत्सुकी को इरिटेट करता है। उसी मोमेंट इत्सुकी अपने फ्रेंड्स को याद करता है और सोचता है क्या वो भी टूर्नामेंट में आए होंगे। सीन चेंज होता है और यूतो इंटेंस ट्रेनिंग के बीच अचानक स्नीज करता है। साइया पूछती है क्या उसे कोल्ड है, लेकिन वो कहता है शायद इत्सुकी उसके बारे में बात कर रहा है। साइया वरिड हो जाती है और सोचती है कितना टाइम हो गया और इत्सुकी कैसा होगा। ryuto नोटिस करता है और उसे टीज करता है कि वो उसके पीछे क्यों नहीं गई। अनॉयड होकर वो वाटर विप से अटैक करती है लेकिन वो लास्ट सेकंड पर डॉच कर लेता है। वो कंप्लेन करता है कि ये चीप शॉट था, लेकिन वो कहती है उसकी गलती है क्योंकि उसने गार्ड डाउन किया। तब उनका टीचर आता है और अनाउंस करता है कि प्रिलिमिनरीज परसों से स्टार्ट हो रहे हैं और मस्ती का टाइम खत्म है। दोनों फाइट के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और सिस्टम उनके स्टैट्स दिखाता है। दूसरी तरफ कोई एक ब्रीफ केस उठाता है जो एक्सपीरियंस स्टोन से भरा होता है। राइके केनोश्टा वरिड होता है क्योंकि उसका हेंचमैन अभी तक लोकेशन पर नहीं पहुंचा। गुस्से में वो एक स्टोन क्रश करता है और पावर गेन करता है और अपने यूजलेस सबऑर्डिनेट्स को ब्लेम करता है। फिर वो कहता है उस लड़के को भूल जाओ क्योंकि टूर्नामेंट प्रायोरिटी है और उसे पनिश नहीं किया जाएगा। सर्वेंट बताता है कि 887 पार्टिसिपेंट्स को ऑलरेडी कोऑपरेट करने के लिए मना लिया गया है। सैटिस्फाइड होकर राय कहता है सर्वेंट ही एक इंसान है जिस पर वो ट्रस्ट करता है। फिर वो लास्ट टूल स्टोन यूज करता है और फाइनली लेवल अप हो जाता है। अब लेवल 12 पर वो कॉन्फिडेंट फील करता है और कहता है ये कॉमनर्स को क्रश करने के लिए काफी है।
इत्सुकी टेन्मा बैटल की बची हुई एनर्जी के बीच खड़ा है और उसका एक्सप्रेशन सीरियस है। अपने थॉट्स में वो सेंसे से माफी मांगता है कि एगिया को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। तभी इजुमी हेंटो आता है और पूछता है फॉलन एनिमी का क्या करना है, लेकिन इत्सुकी फर्म लुक देकर कहता है कि इस मैटर को उसे हैंडल करने दिया। हेंटो एम्बली करता है और कहता है बाद में डिटेल्स एक्सप्लेन करे। इजुमी ये सीन देखकर सोचता है कि हेंटोस की सोच से भी ज्यादा मिस्टीरियस है। सीन हॉस्पिटल शिफ्ट होता है जहां इत्सुकी बताता है कि वो आइबेरिया के साथ टूर्नामेंट में एंटर करेगा। बेड पर पड़ी एगिया कहती है कि आइबेरिया के आर्टिफैक्ट की वजह से वो ऑलरेडी रिकवर हो गई है। हेंटो आइबेरिया को देखता और पूछता है क्या वो आर्टिजन एडन का बेटा है। ब्लॉन्ड लड़का सरप्राइज हो जाता है क्योंकि हेंटो आर्टिफैक्ट और उसके फादर दोनों को जानता है। कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश में वो थम्स अप करके चिल्लाता है कि वो एडन का फादर है। सब चुप हो जाते हैं और हेंटो कामली कहता है कि वो गलत बोल रहा है। एम्बैरेस्ड आइबेरिया धीरे से करेक्ट करता है कि एडन उसका फादर है। हेंटो उनका थैंक्स करता है कि उन्होंने उसकी बेटी को बचाया और प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें एडन से मिलवाएगा। फिर वो दोनों को डिसमिस करता है और कहता है टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर करें और वो और एगिया उन्हें वॉच करेंगे। एक्साइटेड आइबेरिया प्रॉमिस करता है कि वो प्रिलिमिनरी जरूर पास करेंगे। जब वो अकेला रह जाता है एगिया कहती है कि उसके फादर को टेन्मा उतना ही पसंद है जितना उसे और काजुनारी को था। हेंटो एक्सप्लेन करता है कि इत्सुकी में चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंपल्स है, लेकिन जब उसके पास लोग होते हैं जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहता है तो ये अर्ज कम हो जाता है। इसीलिए हेंटो रिवील करता है कि उसने एगिया को उसके पास रखा ताकि वो उसकी फ्रेंड बन सके। वो समझ जाती है कि उसे उसकी वीकनेस बनना होगा जिसे इत्सुकी सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहेगा। कॉन्वर्सेशन चेंज होती है और हेंटो रिवील करता है कि स्कूल पर हुआ अटैक एक्चुअली प्लान था। वो विंडो से बाहर देखकर कहता है कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर का काफी ब्लीक लग रहा है, लेकिन उसे फेथ है कि टेन्मा इस पाथ को रोशन करेगा और इसी तरह वो सबके लिए ग्रेट लाइट ऑफ होप बनेगा। सीन टूर्नामेंट अरीना पर शिफ्ट होता है जहां प्रिलिमिनरीज होने वाले हैं। इत्सुकी और आइबेरिया मैसिव क्राउड देखते हैं जो हेंटो की न्यूज से और बढ़ गया है। दूसरी जगह एक कंपेटिटर कंप्लेन करता है कि इजुमी हेंटो की प्रेजेंस ने बहुत से वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए हैं। कुछ फाइटर्स रेड रिबन्स नोटिस करते हैं और स्पेकुलेट करते हैं कि शायद वो भी आए हैं। अचानक इवेंट का होस्ट अपेयर होता है और रूल्स एक्सप्लेन करने लगता है। होस्ट बताता है कि एरिना में आउटर और इनर एरिया है और सब लोग कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। गोल है सेंटर तक पहुंचना और सिर्फ 300 सबसे फास्टेस्ट ही एडवांस करेंगे। रियूतो रिस्टबैंड के फंक्शन पर सरप्राइज होता है और साइया कहती है मास एलिमिनेशन काफी क्रूअल है जब होस्ट आर्टिफैक्ट्स यूज करने की परमिशन देता है। आइबेरिया इत्सुकी का अटेंशन एक डायरेक्शन में दिलाता है। वो राइकी केनोस्टा को दिखाता है जो एरिना में अपनी हायर टीम को ऑर्डर्स दे रहा होता है। आइबेरिया सजेस्ट करता है कि वो जल्दी इनर एरिया पहुंचकर केनोस्टा पर एम्बुश करें, लेकिन अगले ही सेकंड ब्लॉन्ड लड़के का फेस पेल हो जाता है और डिस्पेयर में बदल जाता है क्योंकि इत्सुकी ऑलरेडी एनिमी ग्रुप के सामने खड़ा होता है और कहता है कि उसने उनका पूरा प्लान सुन लिया है। कमोशन इग्नोर करते हुए होस्ट सिग्नल देता है और अनाउंस करता है कि फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो चुका है। ऊपर से वो कंपेटिटर्स को ऑब्जर्व करता है और सोचता है क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पास खड़े हिनकिरा कमेंट करता है कि उसके टाइम में लेवल 15 से ऊपर के कई पार्टिसिपेंट्स होते थे, लेकिन दिखाया जाता है कि उसके ईयर में सिर्फ वो और काजुनारी तुत्सुमे ही इतने हाई लेवल पर थे। अकीरा स्माइल करता है और कहता है रुकीज लाइक काजुनारी के बिना कॉम्पिटिशन बोरिंग हो जाता। वो फिर उजुमी से पूछता है क्या नया सुपर स्ट्रॉन्ग प्रोटेजे वाला रूमर सच है। अपनी सीट पर इम्पोजिंग तरीके से बैठे इजुमी हेटो सीधा कंफर्म कर देते हैं कि ये कहानी बिल्कुल सच है। अकीरा पूछता है क्या वो इंसान इन पार्टिसिपेंट्स के बीच ही है और कंक्लूड करता है कि उसमें जरूर इनक्रेडिबल टैलेंट होगा। क्यूरियस होकर होस्ट पार्टिसिपेंट्स का डेटा चेक करना शुरू करता है ताकि पता लग सके कौन है। सबसे पहले वो रिकू को एनालाइज करता है, लेकिन उसके लो ग्रेड गिफ्ट की वजह से उसे रिजेक्ट कर देता है। फिर वो सिया को चेक करता है, लेकिन डिसाइड करता है शायद वो भी नहीं। उसके बाद वो गेस करता है कि शायद हाना होगी क्योंकि उसका लेवल काफी हाई है, लेकिन इजुमी हेटो उसे करेक्ट करते और कहते हैं कि उनमें से कोई नहीं, हालांकि हाना सबसे स्ट्रांग है। अकीरा फिर पूछता है क्या बाय एनी चांस टूर्नामेंट में कोई लेवल 0 पार्टिसिपेंट भी है। अरीना में वापस आते ही राई की ग्रुप इत्सुकी का मजाक उड़ाती है और पूछती है क्या लड़का रास्ते भटक गया है। बिल्कुल अनफेज्ड इत्सुकी अपने हाथ में एक एबिलिटी एक्टिवेट करता है और उन टॉन्टर्स को सीधा फेस करता है। राई टेक्निक को पहचान लेता है और चिल्लाता है कि ये चार्ल्स की है और पूछता है वो कौन है। इंटिमिडेटिंग गेज के साथ इत्सुकी पूछता है क्या वो लोग उसे ही नहीं ढूंढ रहे थे। राय गुस्से से भर जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि इतना लो लेवल ट्रैश उसके सबॉर्डिनेट को हरा सकता है। वो तुरंत अपने गूंस को ऑर्डर देता है कि लड़के को खत्म कर दो और वो अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जमीन से डार्क एनर्जी फूट पड़ती है और इत्सुकी वार्न करता है कि इसके पास वेस्ट करने का टाइम नहीं है। सब एनिमीज गिर चुके होते हैं और प्रोटैगनिस्ट बिना दूसरी नजर डाले उनके पास से सीधा निकल जाता है। दूर से अकीरा कमेंट करता है कि फाइट का रिजल्ट ऑब्वियस है और सजेस्ट करता है कि शायद उन्हें अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए।
इबेरिया वरिड हो जाता है क्योंकि अगर वो एक को भी संभाल ले तो भी इत्सुकी को 4 से लड़ना पड़ेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसके पास उस चीज को यूज करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। एक नया एनिमी आता है और स्कॉफ करता है कि पहला अपोनेंट ही लेवल 0 निकला, लेकिन इत्सुकी ऊपर देखे बिना कहता है रास्ते से हट जाओ। आदमी एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है और फिर जोर से हंस पड़ता है क्योंकि लड़के का एटीट्यूड उसे हिलेरियस लगता है। ऊपर से देखते हुए अकीरा कहता है उसे लड़के का एटीट्यूड पसंद है और अगर वो मर गया तो वो उसे बचा लेगा। रेड हेड आदमी थ्रेटन करता है कि वो लड़के का सर फोड़ देगा, लेकिन इत्सुकी बस हंस देता है। अगले ही सेकंड एक डेवास्टेटिंग पंच सीधा उस आदमी के फेस पर लगता है और खून उड़ने लगता है। एनिमी तुरंत डाउन हो जाता है और इत्सुकी ठंडी आवाज में रिपीट करता है कि उसने उसे हटने को कहा था। अकीरा शॉक में आ जाता है क्योंकि उसने उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को एक सेकंड में मार दिया। बाकी हेंचमैन भी शॉक में है, लेकिन उनमें से एक कहता है पैनिक मत करो। वो फायरबॉल प्रिपेयर करता है और चिल्लाता है कि वो रुकी को राख बना देगा। इबेरिया एक्सप्लोजन से डर जाता है क्योंकि सब इतना फास्ट हुआ कि रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। एनिमी ग्रुप स्कॉफ करता है और कहता है प्रिलिमिनरीज में वीक लोगों का मरना नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही स्मोक सेटल होने लगता है उनमें से एक वार्निंग देता है कि कुछ गलत है। पता चलता है एक जाइंट ब्लैक आइस वॉल अचानक अपीयर हो गई थी जिसने दोनों को प्रोटेक्ट कर लिया। इबेरिया अब 2 डैगर्स पकड़े हुए डिफेंस देखकर इंप्रेस्ड होता है, लेकिन ठंडी नजर से इत्सुकी को कहता है तुरंत पीछे आ जाओ। सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है और एक्सप्लेन करती है कि वॉल ने उसके डिफेंस स्टैट्स इंक्रीज कर दिए हैं। डिफेंस बूस्ट होने पर इत्सुकी सोचता है कि उसे स्किल के पैसिव इफेक्ट को फ्री टेस्ट करना चाहिए। एनिमी स्टन्ड है और पूछता है कि वो वाटर एलिमेंट यूजर ना होते हुए भी आइस एबिलिटी कैसे यूज कर रहा है। इत्सुकी उसकी तरफ पॉइंट करता है और कहता है दोबारा अटैक करो क्योंकि इस बार वो ब्लॉक नहीं करेगा। आदमी गुस्से से भर जाता है और पूछता है क्या वो मजाक कर रहा है। इत्सुकी कंफर्म करता है कि हाँ। फ्यूरियस एनिमी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक प्रिपेयर करता है, एक सुपर हीटेड पावरफुल फ्लेम थ्रोअर। फायर ब्लास्ट आगे बढ़ता है, लेकिन इत्सुकी नोटिस करता है कि स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी ये सिर्फ बी रैंक स्किल है। आग की स्ट्रीम फुल फोर्स से अरीना को इनगल्फ कर लेती है। एनिमी ब्रैक करता है कि इस अटैक की पावर लेवल 89 के बराबर है। वो रियलाइज करता है कि इसमें उसका सारा मैना खत्म हो गया और सोचता है लेवल 0 पर वेस्ट हो गया, लेकिन अचानक वो साइड में देखता है और उसके फेस पर टेरर आ जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इत्सुकी कामली कंफर्म करता है कि आइस का पैसिव इफेक्ट एक ही टारगेट पर 2 बार एक्टिवेट नहीं होता। टेस्ट खत्म होने के बाद वो बाकी एनिमीज की तरफ मुड़कर वार्न करता है कि अब सब खत्म करने का टाइम है। ग्रुप शॉक में है, लेकिन उनमें से एक कहता है उसने लड़के की वीकनेस समझ ली है। बिग गाय अपनी स्किल प्रिपेयर करता है, एक पावरफुल फ्लायर ब्लास्ट। वो कई फायरबॉल्स लॉन्च करता है, लेकिन इत्सुकी फिर से आइस बॉल एक्टिवेट कर लेता है। अटैक्स एक के बाद एक एक्सप्लोड होते हैं और आग और स्मोक का कर्टन बन जाता है। एनिमी स्मग करता है और प्लान करता है लड़के का मैना ड्रेन करेगा, लेकिन जैसे ही वो रेडी होता है उसके हाथ अचानक किसी absurd स्ट्रेंथ से पकड़ लिए जाते हैं। बिग गाय शॉक में आ जाता है और ठंडे पसीने में भीग जाता है। उसके सामने अब इत्सुकी आइस आर्मर में खड़ा होता है जो एक इंस्टेंट में डिस्टेंस क्रॉस कर चुका होता है। ब्रूट अपनी स्ट्रेंथ यूज करने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि अगर लड़के की स्ट्रेंथ स्पीड है तो उनकी पावर है। आर्मर के अंदर से इत्सुकी डिस्डेन से पूछता है क्या वो सच में ट्राई भी कर रहा है। ब्रूट की स्ट्रगल देखकर वो कहता है चलो थोड़ा इजी लेते हैं और उसे जमीन पर फेंक देता है। सिस्टम स्क्रीन क्लैश एनालाइज करती है और डिफेंस इंक्रीज का कैलकुलेशन दिखाती है। बाकी एनिमीज भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इत्सुकी नोटिस करता है कि वो लाइटनिंग यूजर्स हैं और एक प्लान बना लेता है। वो डेडली लुक से उन्हें घूरता है और पूछता है क्या वो सच में बचकर भाग सकते हैं। डेस्परेट होकर दोनों इलेक्ट्रिक एबिलिटी यूज करते हैं और प्रोटैगनिस्ट को साथ में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम स्क्रीन रिवील करती है कि इत्सुकी ने अटैक एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी एजिलिटी इंक्रीज हो गई। ऊपर से देख रहा अकीरा इंप्रेस्ड होता है कि वो स्ट्रॉन्गर अपोनेंट्स को कितनी आसानी से हरा रहा है। इलेक्ट्रिक ऑरा में घिरा इत्सुकी ऑलरेडी डिफीटेड एनिमीज के बीच खड़ा होता है। वो समझ जाता है कि एब्जॉर्प्शन इफेक्ट भी आइस की तरह एक ही टारगेट पर 2 बार एक्टिवेट नहीं होता। इबेरिया बॉबीज के पास आता है और कंफर्म करता है कि सब नॉकआउट हो चुके हैं। स्माइल के साथ वो कहता है उसे लगा था टफ होगा, लेकिन इत्सुकी इतना स्ट्रांग निकलेगा ये नहीं सोचा था। ग्राउंड पर पड़ा मास्ड एनिमी चिल्लाता है और पूछता है वो कौन है क्योंकि वो लेवल 0 नहीं हो सकता। इबेरिया उसके पास खड़ा होकर पूछता है उसने वी क्यों बोला। स्मग स्माइल के साथ इबेरिया अनाउंस करता है कि वो दोनों डबल आई हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग डुओ। इत्सुकी आइडिया इग्नोर करता है और इबेरिया को खींचते हुए कहता है चलो अभी किनोशिता के पीछे चलते हैं। ग्राउंड पर पड़ा डिफीटेड एनिमी सोचता है डुओ का नाम बहुत बकवास है। दूर राजी किनोशिता का मोशन फील करता है और अज्यूम करता है कि लेवल 0 अब तक पिट चुका होगा, लेकिन वो चार्ल्स का वेपन पहचान लेता है और डिसाइड करता है बाद में इन्वेस्टिगेट करेगा। अचानक एक कंपेटिटर आग में लपटा हुआ हाई स्पीड से उसके पास से उड़ता हुआ निकल जाता है। दूसरी जगह एक कंपेटिटर सेलिब्रेट करता है कि वो पास हो गया क्योंकि वो स्पीड स्पेशलिस्ट है, लेकिन अचानक पर्पल लाइटनिंग का बोल्ट उस पर गिरता है और वो दर्द से चिल्लाता हुआ गिर जाता है। वो समझ नहीं पाता कौन उसे हिट कर गया जब वो फुल स्पीड में दौड़ रहा था। तब पर्पल एनर्जी में लपटा एक फुट उसकी बैक पर जोर से गिरता है। वो रागी होता है जो वॉर्न करता है कि जो उससे आगे निकलने की कोशिश करता है उसका ये हाल होता है। वो अपनी टीम को डांटता है कि इस तरह के ट्रैश पर टाइम वेस्ट ना करें।
प्राइवेट बॉक्सेस में एक वुमन हिंटो से कहती है कि एडमिनिस्ट्रेटर का बेटा कितना एरोगेंट है, रूल्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन राई दूसरों का यूज करके अपनी स्टैमिना फिल कर रहा है। प्लान काम कर रहा है और वो श्योर है कि सेकंड फेज इजीली पास करेगा। वो इनर एरिया के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है और सोचता है सब सरप्राइजिंगली इजी था। तभी लाइटनिंग के बीच एक आवाज अरीना में गूंजती है जो किनोशिदा को बुलाती है। रागी तुरंत मुड़कर शॉक में पूछता है किसने बुलाया। उसके हेंचमैन डिफेंसिव हो जाते हैं और एक पॉइंट करके कहता है कि वो लेवल 0 रुकी है। बारिश में इत्सुकी और इबेरिया की सिलुएट्स नजदीक आती हैं और ग्रुप अलर्ट हो जाता है। नजदीक आते ही एनिमीज कंफर्म कर लेते हैं कि ये वही लड़का है। राई यकीन नहीं कर पाता कि उसने उसके सब आदमियों को हरा दिया। एंग्री स्माइल के साथ वो रुकी को ट्रैश कहता है जो उसे फॉलो ही करता जा रहा है, लेकिन इत्सुकी वॉर्न करता है कि जब तक उनका हिसाब क्लियर नहीं होता वो यहीं रहेगा। राई कहता है वो बिजी है लेकिन उनके लिए प्लेमेट्स तैयार किए हैं। फ्यूरियस होकर वो अपने नए हंचमैन को ऑर्डर देता है कि लड़के को खत्म करो। ग्रुप दोनों को सराउंड कर लेता है और लेवल 0 की हिम्मत का मजाक उड़ाता है। इबेरिया डेस्परेट हो जाता है क्योंकि वो 100 से ज्यादा एनिमीज काउंट करता है और पूछता है अब क्या करे। इत्सुकी उसके हेड पर हाथ रखकर कहता है टाइट पकड़े रहो। उसी मोमेंट जमीन से ब्लू लाइटनिंग बोल्ट्स फूट पड़ते हैं और सारे एनिमीज को सराउंड कर लेते हैं। राई पीछे मुड़कर अटैक की एनर्जी फील करता है। एक ब्लिंक में इत्सुकी लीप करता है और लाइटनिंग बैरियर क्रिएट करके राई को ट्रैप कर लेता है। लीडर को समझ ही नहीं आता क्या हुआ, जबकि इबेरिया पैनिक में सब देख रहा होता है। इत्सुकी कहता है शायद उसने अपनी बात क्लियर नहीं की थी। फिर से बोलता है, सीरियस लुक के साथ वॉर्न करता है कि जब तक हिसाब क्लियर नहीं होता कोई यहां से नहीं जाएगा। हारिनो कहता है अगर वो साथ नहीं रहते तो एलिमिनेट हो जाते, लेकिन फिर भी उन्हें लगा था कि वो सबसे फास्ट में से हैं। दूसरी जगह एक वुमेन अकीरा से पूछती है क्या वो भूखा है। फिर वो फर्स्ट प्लेस होल्डर काना को देखते हैं जो ऑलरेडी लेवल 16 है। हारिनो आसमान की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कोई उनकी तरफ फ्लाई कर रहा है। लड़की ऊपर देखती है और उस इंसान को देखकर शॉक हो जाती है। अचानक इबेरिया जोर से क्रैश होकर उनके सामने गिरता है। वो इंजर्ड होकर मुड़ता है और डेस्परेशन में इत्सुकी का नाम चिल्लाता है। हारिनो पूछता है क्या उसने सच में उस लड़की को इत्सुकी बुलाते सुना। उसकी पार्टनर कंफर्म करती है कि हाँ, उसने भी वही सुना। सीन एक मेमोरी में शिफ्ट होता है जहां बारिश में इत्सुकी किसी के सामने खड़ा है और कहता है कि जब तक हिसाब क्लियर नहीं होता वो उसे जाने नहीं देगा। प्रेजेंट में फुजीवारा पूछता है इत्सुकी लाई पर इतना फिक्स्ड क्यों है। उसके पास खड़ी ग्लासेस वाली वुमेन भी टेंशन से सब देख रही है। फुजीवारा अकीरा आइटेन से कहता है अगर लड़का ट्रबल में पड़ जाए तो हेल्प करे। अकीरा आइटेन इत्सुकी की स्पीड के बारे में सोचता है और वंडर करता है कि अब वो भी ऐसी स्पीड हासिल कर सकता है। फ्लैशबैक में राय अपने अपोनेंट को कहता है रेडी हो जाओ। वो कहता है जो अब शुरू होने वाला है वो सिंपल बैटल नहीं है। वो चिल्लाता है कि ये उसके अपोनेंट की टोटल ह्यूमिलिएशन होगी और दूसरे शब्दों में ये एक इंसान के खिलाफ पूरा लिंचिंग होगा। प्रेजेंट में इत्सुकी कहता है कि उसकी प्रायोरिटी अब अकागिया का बदला लेना है। राय लड़के की तरफ पॉइंट करके चिल्लाता है और सबको ऑर्डर देता है उसे मार दो। पूरी ग्रुप एक साथ इत्सुकी की तरफ दौड़ पड़ती है। उनमें से एक कहता है वो पंच से उसका सर उड़ा देगा, लेकिन इत्सुकी बस एक हाथ से उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। फिर वो ओपोनेंट का आर्म पकड़कर उसे जोर से ट्विस्ट कर देता है। इत्सुकी उस आदमी को सीधा फेस फर्स्ट जमीन पर फेंक देता है और वो तुरंत नॉकआउट हो जाता है। बाकी लोग एक कदम पीछे हट जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि उनका हारना मुमकिन ही नहीं। इत्सुकी कहता है ठीक है और उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होती है। फिर वो कहता है कि अब इस फार्स को जल्दी खत्म करता है और अपनी स्किल एक्टिवेट करता है। लड़का अपना आर्म घुमाता है और उसके आसपास ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अगले ही मोमेंट एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जो सब ओपोनेंट्स को हवा में उड़ा देता है। हरीनो शॉक में पूछता है क्या वो सच में इत्सुकी की एबिलिटी थी। अकीरा भी पूछता है वो एक्सप्लोजन क्या था और लड़की कहती है कि वो तो बस एक स्नैक जैसा था। फर्स्ट प्लेस होल्डर काना भी मुड़कर देखने लगती है कि अभी क्या हुआ। फुजीवारा हैरान है और पूछता है वो अपनी क्लास की नहीं होने वाली स्किल कैसे यूज कर रहा है। ग्लासेस वाली वुमेन कहती है उसे पता ही नहीं था कि इत्सुकी के पास एरिया ऑफ अफेक्ट एबिलिटी भी है। इत्सुकी कामली कहता है कि 30% ही काफी है क्योंकि वो उन्हें मारना नहीं चाहता। राय बैटलफील्ड को देखकर समझता है कि उसके सारे आदमी गिर चुके हैं। इत्सुकी सीधा उसकी तरफ देखकर वॉर्न करता है कि अब सिर्फ वो ही बचा है। राय गुस्से में पूछता है वो उसके पीछे इतना क्यों पड़ा है। इत्सुकी कहता है कि वो अपनी फ्रेंड को दिए गए दर्द का बदला लेगा। राय इरिटेटेड होकर कहता है कि वो उन लेवल्स पर पहुंच सकता है जिनके बारे में दूसरे सोच भी नहीं सकते। वो चिल्लाता है कि उसकी फाउंडेशंस अलग है और कसम खाता है कि वो इत्सुकी को मार देगा। राय एक मैसिव अटैक फायर करता है और इत्सुकी का सिस्टम तुरंत उसका एनालिसिस शुरू कर देता है। लास्ट सेकंड पर इत्सुकी डॉज करके उस स्ट्राइक को कंप्लीटली अवॉइड कर देता है। राय जमीन पर गिर जाता है और कहता है इतनी स्पीड वाले इंसान को हराना इम्पॉसिबल है। फिर वो पैनिक में किसी का नाम चिल्लाता है जिसे 40 कहा जाता है। एक बॉल्ड आदमी हाई स्पीड से आगे बढ़ता है और डिसाइड करता है कि वो रूल्स तोड़ देगा। राय स्माइल करता है और वॉर्न करता है कि 40 लेवल 35 है और इत्सुकी को रेडी रहना चाहिए। दूर कहीं अकीरा अपने सबऑर्डिनेट को एक ऑर्डर देता है और वो कहता है समझ गया। इत्सुकी रियलाइज करता है कोई एंटी मैजिक के साथ हाई स्पीड में उसकी तरफ आ रहा है। राय की एबिलिटी का एनालिसिस अभी भी सिस्टम में चल रहा होता है।
तभी 40 अटैक करने पहुंचता है, लेकिन एक स्टोन वॉल उसे रोक देती है। जमीन से रॉक वॉल उठकर उसके अटैक को कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है। इत्सुकी साइड में देखकर समझने की कोशिश करता है किसने उनकी फाइट में इंटरफियर किया। वो अकीरा हीन होता है, जो 40 को रोककर इत्सुकी से कहता है, प्लीज कंटिन्यू। इत्सुकी फिर राय की तरफ मुड़कर वार्न करता है कि उसकी हेल्प अब नहीं आएगी। राय भीख मांगने लगता है और अपने फैमिली के पावरफुल पोजीशंस का जिक्र करता है। सीन एंड होता है राय के ग्राउंड पर कंप्लीटली डिफीटेड होने के साथ, और इत्सुकी उसके सामने खड़ा होता है। इत्सुकी अपने आप से कहता है कि अब एजिया का बदला फाइनली पूरा हो गया। ग्लासेस वाली वुमेन दूर से सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही होती है। फुजीवारा कमेंट करता है कि वो जीत गया, लेकिन वो उनकी तरफ क्यों देख रहा है ये समझ नहीं आता। सिस्टम स्क्रीन दिखाता है कि एनालिसिस 99% पर है और वो उसे पॉज कर देता है। तभी एक आवाज उसे बुलाती है और वो उस तरफ मुड़ता है। वो आवाज पहचान लेता है और सरप्राइज से पीछे देखता है। इत्सुकी पिंक हेड लड़की को देखकर उसका नाम लेता है, साइया। साइया पास आकर कहती है, जल्दी किसी कवर्ड जगह चलो। वो वार्न करती है कि अगर वो यहीं रहा तो ठंड लग जाएगी। इत्सुकी कहता है काफी टाइम हो गया, और सिस्टम उसका न्यू रैंक अनाउंस करता है। आइबेरिया और हरीनो दौड़कर उससे हक कर लेते हैं क्योंकि वो सेफ है। हरीनो आइबेरिया को देखकर पूछता है वो कौन होता है इत्सुकी पर रो रहा है। ब्लॉन्ड लड़का प्राउडली कहता है कि वो इत्सुकी तेनमा को ऑफिशियल पार्टनर है। हरीनो उसे ट्रेटर बोलता है, जबकि साइया ये सब देखकर अम्यूज्ड होती है। वो टीम का नाम पूछता है और आइबेरिया बोलता है बताओ। आइबेरिया प्राउडली अनाउंस करता है कि उनकी टीम का नाम डबल ई है। हरीनो हंस पड़ता है और कहता है नाम बहुत पैथेटिक है, जिससे आइबेरिया इरिटेटेड हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और फुजीवारा अनाउंस करता है कि सेकंड फेज जल्दी स्टार्ट होता। वो एक्सप्लेन करता है कि सबको एक बीस्ट के खिलाफ 1 घंटे तक अकेला फाइट करना होगा। आइबेरिया शॉक हो जाता है, जबकि इत्सुकी कामली कंफर्म करता है कि सेकंड फेज शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ अकीरा हीन कहता है कि वो इस मोमेंट का इंतजार कर रहा है। मेन कॉम्पिटिटर्स दिखाए जाते हैं जो अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करने के लिए रेडी हैं। सीन अरीना के अंदर शिफ्ट होता है जहां क्वालिफायर्स ऑलरेडी गैदर हो चुके होते हैं। एक कॉम्पिटिटर पूछता है क्या सेकंड फेज यहीं होगा। ryuto इत्सुकी से मिलता है और पूछता है क्या उसका लेवल अभी भी 0 है। वो जानना चाहता है कि बिना लेवल अप हुए वो स्ट्रांग कैसे हो रहा है। इत्सुकी कहता है ये सीक्रेट है, लेकिन साइया आकर कहती है उसे अपनी एबिलिटीज जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। ऊपर से होस्ट ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और एमसी पूछता है सब रेडी हैं या नहीं। अचानक आइबेरिया ऊपर देखकर पैनिक हो जाता है और शॉक में पड़ जाता है। क्राउड लेजेंड्स को पहचान लेता है, जैसे फुजीवारा, अकीरा और इजुमी हेंटो। होस्ट आगे आता है और सेकंड स्टेज के रूल्स एक्सप्लेन करता है। वो बताता है बीस्ट्स अपीयर होंगे और स्कोर चोजन डिफिकल्टी पर डिपेंड करेगा। हर विक्ट्री के बाद नेक्स्ट लेवल पर जाने से पहले सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। गाकू नाम का फाइटर शो ऑफ करता है और कहता है वो सीधा नाइटमेयर मोड चूज करेगा। एक्सप्लेनेशन के बीच इत्सुकी हाथ उठाकर कहता है उसका एक क्वेश्चन है। कुछ कॉम्पिटिटर्स उसका मजाक उड़ाते हैं और सोचते हैं वो 1-on-1 फाइट से डर गया है, लेकिन फुजीवारा उसे अलाउ करता है और कहता है बिना हेजिटेशन के पूछो। इत्सुकी ग्रुप की तरफ देखकर पूछता है क्या नाइटमेयर मोड सबसे हाईएस्ट डिफिकल्टी है। अकीरा स्मर्क करता है और होस्ट भी उसके बोल्ड क्वेश्चन से सरप्राइज हो जाता है। दूसरे कॉम्पिटिटर्स मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं लेवल 0 का कोई चांस नहीं। फुजीवारा एक्सप्लेन करता है थ्योरी में 20 की डिफिकल्टी का कोई लिमिट नहीं। ryuto शॉक में कहता है उस बारे में सोचना बेकार है, क्योंकि हार्ड मोड जीतना ही लकी होगा। होस्ट रिवील करता है कि यहाँ कलेक्ट किए गए पॉइंट्स मेन टूर्नामेंट में काउंट होंगे। क्राउड न्यूज सुनकर सरप्राइज हो जाता है और आइबेरिया डिसाइड करता है कि उसे अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। इत्सुकी को कजुनारी का रिकॉर्ड याद आता है और वो इसे परफेक्ट चांस मानता है उसे सरपास करने का। रूल्स एक्सप्लेन होने के बाद फुजीवारा सबको टेस्टिंग अरीना में एंटर करने का ऑर्डर देता है। सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है और इत्सुकी नोटिस करता है जगह नॉर्मल स्टेजेस जैसी ही है, लेकिन अचानक डार्कनेस में कई ब्राइट रेड आइज चमकने लगती है। कैलामिटी हाउंड्स का पैक सामने आता है और इत्सुकी फाइनली बीस्ट से फाइट करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। वो अपनी आइस वॉल एक्टिवेट करता है और सोचता है उन्हें जल्दी खत्म करना होगा। कंट्रोल रूम में अकीरा पूछता है क्या फुजीवारा फिर उस लड़के को मॉनिटर कर रहा है। विकेट स्माइल के साथ अकीरा कहता है ये लड़का दूसरों से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अकीरा एक्साइट होकर चिल्लाता है बीस्ट्स आ गए, लेकिन फुजीवारा समझ नहीं पाता वो इतना एक्साइटेड क्यों है। अरीना बेत्सुकी 1 सेकंड में सब हाउंड्स को डिफीट कर देता है और इंस्टेंटली 100 पॉइंट्स कमा लेता है। फुजीवारा टाइम देखकर शॉक हो जाता है और अकीरा प्राउडली कहता है उसने पहले ही कहा था लड़का इंटरेस्टिंग है। वो सोचता है पॉसिबल है क्योंकि बीस्ट्स लेवल 1 थे, लेकिन नेक्स्ट एनिमी लेवल 8 होगा। तभी एक जायंट लेवल 8 फायर सैलामेंडर प्रोटैगनिस्ट के सामने अपीयर होता है। अकीरा सोचता है ये उसके लिए टफ होगा, लेकिन हेंटो कहता है ये सैलामेंडर कोई थ्रेट नहीं। हेंटो दूसरों के बारे में पूछता है और एजिया समझ जाती है कि उसके फादर सबका फोकस इत्सुकी से हटाना चाहते हैं। फुजीवारा टैबलेट देखकर कहता है कि ज्यादा लोग अभी भी बिगिनर लेवल पर ही अटके हुए हैं। सीन में साइया वाटर एबिलिटीज यूज करके एक बीस्ट से फाइट करती दिखती है।
दूसरी जगह एक कॉम्पिटिटर जायंट स्लेज हैमर से एनिमी को क्रश करता है और पता चलता है काना हानु ही एक है जो इत्सुकी की पेस के साथ चल पा रही है। व्यूइंग बॉक्स में ग्लासेस वाली वुमेन टेंशन में कहती है ये इत्सुकी के लिए बुरा है। पता चलता है सैलेमेंडर के फ्लेम्स ने उसे कंप्लीटली एनगल्फ कर लिया है और वो आग में गायब हो गया। फुजीवारा मेडिक्स बुलाने वाला होता है लेकिन अकीरा उसे रोककर कहता है थोड़ा वेट करो। फ्लेम्स के बीच से इत्सुकी बिना इंजरी के बाहर आता है और अपनी पावरफुल ब्लैक आइस वॉल एक्टिवेट करके खुद को प्रोटेक्ट करता है। आइस आर्मर के साथ वो आगे चार्ज करता है और सैलेमेंडर को एक प्रिसाइज स्ट्राइक से कट कर देता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि फायर बीस्ट तुरंत 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। वो मॉन्स्टर के बॉडी पर खड़ा होता है और सिर्फ 5 सेकंड में फाइट जीत चुका होता है। फुजीवारा आर्मर देखकर शॉक हो जाता है और अकीरा पूछता है उसने हिट क्यों लिया, लेकिन रिवील होता है कि ये प्लान था ताकि वॉल से डिफेंस इंक्रीज हो सके। इसके बाद उसका डिफेंस 434 तक पहुंच जाता है। वो रेस्ट टाइम इग्नोर करता है और नेक्स्ट बीस्ट पर अपनी डिफेंस टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। रूम में लोग कमेंट करते हैं कि ये डिफिकल्टी स्पीड और कॉम्बैट दोनों टेस्ट करती है। नेक्स्ट क्रीचर लेवल 10 इलेक्ट्रिक राइनोसिरस होता है जो बहुत डेंजरस अपोनेंट है। फुजीवारा एक्सप्लेन करता है कि उसका हॉर्न बिना डिफेंस वाले किसी भी इंसान को पियर्स कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस ना होने पर पैरालिसिस हो जाता है। वो कहता है विन करने का बेस्ट तरीका स्पीड यूज करना है जब बीस्ट थक जाए, लेकिन अचानक वो शॉक में रह जाता है क्योंकि लड़का कुछ और ही प्लान कर रहा होता है। इत्सुकी कामली राइनोसरस के पास जाता है और उसके इलेक्ट्रिक हॉर्न को टच करता है। वो बीस्ट को फेस करके कहता है इसका हॉर्न उसकी डिफेंस टेस्ट करने के लिए परफेक्ट है। राइनोसरस गुस्से में स्नोट करता है और इलेक्ट्रिक चार्ज प्रिपेयर करता है। बीस्ट फुल फोर्स से चार्ज करता है और अपने हॉर्न से प्रोटैगनिस्ट को सीधा हिट करता है। इम्पैक्ट से इत्सुकी हवा में उछल जाता है और इलेक्ट्रिसिटी में लपेट जाता है। व्यूइंग बॉक्स में ग्लासेस वाली वुमेन उसका नाम चिल्लाती है, लेकिन अकीरा कहता है लड़का अनप्रिडिक्टेबल जरूर है लेकिन रिजल्ट हमेशा इनक्रेडिबल देता है। अचानक अरीना के बीच से आइस और ब्लू एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। इत्सुकी ग्राउंड पर लैंड करता है और रियलाइज करता है कि लेवल 10 बीस्ट अब उसे हार्म नहीं कर सकते। रेड ग्लोइंग आइस के साथ वो अनाउंस करता है कि अब इस फाइट को फिनिश करने का टाइम है। वो थंडर वेव एक्टिवेट करता है और उसकी एजिलिटी 50% बढ़ जाती है। राइनोसरस खड़ा होता है लेकिन उसका हॉर्न टूट चुका होता है और स्मोक निकल रहा होता है। बीस्ट मुड़ता ही है कि शार्प ब्लू एनर्जी की बराज उसे कवर कर लेती है। एक ब्लिंक में इत्सुकी डिफीटेड राइनोसरस की बैक पर बैठा होता है। रूम में अकीरा कमेंट करता है कि उसने दोनों बीस्ट्स को 15 सेकंड से कम में हरा दिया। फुजीवारा सीरियस हो जाता है क्योंकि नेक्स्ट क्रीचर बहुत बड़ा चैलेंज है। वो नेक्स्ट मॉन्स्टर डिस्क्राइब करता है जिसके शार्प क्लॉज सब कुछ चीर देते हैं। फिर एक जायंट माउथ डिस्क्राइब करता है जो चेन स्पिट करता है और सब कुछ निकल सकता है, और एक ह्यूज आर्मर्ड बॉडी जो एक्सोस्केलेटन जैसी लगती है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये प्रिलिमिनरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग बीस्ट है, फाइनल ऑब्जेक्टिव। तभी लेवल 15 पर्गेटरी जायंट नाइटमेयर मोड बीस्ट अपीयर होता है, लेकिन इत्सुकी बिना टाइम वेस्ट किए पियर्सिंग स्पीयर एक्टिवेट करता है और पर्पल बीम फायर करता है। अटैक सीधा मॉन्स्टर के बॉडी को पियर्स कर देता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि प्रोजेक्टाइल स्पीड और बढ़ गई।